बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जनाब, आपको पता है कि नया एपिसोड है सुनो पाकिस्तान का और हम आपके सामने मौजूद हैं। बंदा नाचीज़ उज़ैर मलिक और हमेशा की तरह मेरा साथ देंगी। मैं हूँ माहम जाहिद और नाज़रीन, दुआ है कि आपका हर दिन कामयाबियों और खुशियों से भरा हो। और आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि क्या बॉलीवुड पर बीजेपी की इंतहा पसंदाना सोच गालिब आ गई है। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता गुलकार AR रहमान ने 8 सालों से बॉलीवुड में काम न मिलने का खौफनाक इंकशाफ किया है। और उसके साथ साथ बात करेंगे कि 2 साल से कम उम्र बच्चों के लिए मोबाइल स्क्रीन कितनी खतरनाक हो सकती है। और जनाब, मोबाइल के इस्तेमाल की आपने बात कर ली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आने वाले वर्षों में कौन सी रिवायती नौकरियों के लिए खतरे का बायस बन सकता है, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे और वजह जानने की कोशिश करेंगे कि एक ही घर में रहते हुए सोचों में इतना फर्क क्यों पाया जाता है, और सर्दियों में सीने की जकड़न और नाक का बंद होना किस बड़े खतरे की अलामत है, और ये भी आपको बताएंगे। तो जनाब, ये सब कुछ आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं और आज का शो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 2 घंटे जनाब हमें आपका साथ चाहिए और आपका फीडबैक जो है वो तो सर आंखों पर। जी बिल्कुल। और आगाज़ में हम जी 2026 की बात करें अगर, तो सूरज जो है पाकिस्तान के लिए एक और आलमी एजाज़ अपने साथ लाया है। पाकिस्तान ने चावल की आलमी मंडी में बड़ा छक्का लगा दिया है और वियतनाम जैसे मजबूत हरीफ को पछाड़ कर दुनिया का तीसरा बड़ा चावल बरामद करने वाला मुल्क बन गया है। दिसंबर 2025 में पाकिस्तानी चावलों की बरामदात ने 14% माहाना इजाफा रिकॉर्ड करके आलमी मंडी में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। और ये कामयाबी आम नहीं है। दिसंबर 2025 में हमारी बासमती की खुशबू 50% ज्यादा तेजी से दुनिया भर में फैली। 4,89,000 टन चावल की एक्सपोर्ट हुई। ये महज आदादोशुमार नहीं बल्कि ये हमारे किसानों की मेहनत और जमीन की जरखेजी का सबूत है। चीन हो, केनिया हो, UAE हो या फिर तंजानिया, पाकिस्तानी चावल अब हर दस्तरखान की जीनत बन रहा है। और देखा जाए तो 2026 का आगाज वाकई शानदार है मौशी एतबार से। जी बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात है। और चावल बड़े ही मज़े के होते हैं और पाकिस्तान के चावल अब देखें दुनिया भर में मकबूल भी हो रहे हैं। किस तरह के चावल आपको पसंद बता दें मुझे किस तरह, मतलब क्या कोई कुकिंग के फॉर्म में? हाँ, आप किस फॉर्म में? बिरयानी, ऑब्वियसली बिरयानी। पालक चावल क्या पसंद है आपको? बिरयानी आपको? फाइनल हो गया, मुझे पुलाव की सूरत पालक चावल हो जाए तो मैं मना नहीं करूंगा। ये देखिए 2 मुख्तलिफ सोचों की बात हो रही थी तो प्रोग्राम में 2 मुख्तलिफ सोच है। नाजरीन, एक और अहम मौजू है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक और ऐसी चीज़ है जो बड़ी ही खामोशी से कह लो कि कामयाबी का शोर मचता दिखाई दे रहा है। हमारे खिलाड़ियों की हम बात कर लें तो कामयाबियों ने न सिर्फ शोर मचाया है बल्कि अब उन पर कौमी ख़जाने से पैसों की भी छमछम शुरू हो चुकी है। बारिश। अच्छा। हुकूमत ने पार्लियामेंट में मिठाई को भी छमछम कहते हैं ना, चमचम। हुकूमत ने पार्लियामेंट में हिसाब पेश कर दिया है कि गुज़श्ता साल कौमी खिलाड़ियों में कुल 20 करोड़ 64 लाख रुपए के इनामात तकसीम किए गए और फहरिस्त में 15 करोड़ 20 लाख रुपए का तारीखी इनाम अरशद नदीम के नाम रहा, जबकि उनके कोच सलमान बट ने 1 करोड़ 6 लाख वसूल किए। और सार्क और वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन में मोहम्मद आसिफ को 30 लाख रुपए, एशियन अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कांसी का तमगा जीतने वाले एहसन रमज़ान को 5 लाख रुपए, मोहम्मद नसीम अख्तर को कांसी का तमगा जीतने पर 1 लाख रुपए इनाम मिले। इतने लाखों बट रहे, 1-2 लाख मेरी तरफ भी आ जाते तो बात बन जाती। साउथ एशियन रीजनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीतने पर मुख्तलिफ खिलाड़ियों को 14,50,000 मालियत के इनामात दिए गए। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड विंटर गेम्स में मुख्तलिफ मेडल्स हासिल करने वाले खिलाड़ियों को 30,50,000 रुपए के इनामात से नवाजा गया। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने पर मुख्तलिफ कौमी खिलाड़ियों को 17,50,000 रुपए, जबकि वर्ल्ड अंडर 23 इनफरादी स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने पर मुख्तलिफ खिलाड़ियों को 75 लाख रुपए के इनामात दिए गए। एशियन ओपन आलमी टाइक्वांडो चैंपियनशिप में मुख्तलिफ मेडल्स हासिल करने पर खिलाड़ियों को 1 करोड़ 15 लाख रुपए के इनामात मिले हैं। तो मैंने बड़ा तलाश किया, आपका नाम नहीं मिला मुझे। वैसे आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? मुझे सांप वाली गेम वो इस कैटेगरी में नहीं है। नहीं, बैडमिंटन अच्छा है अगर मैं जीत जाऊँ उसमें। जोर लगाना पड़ता है उसमें शटल को हिट करने के लिए। चले जो भी है,
जिसका जो नसीब है उसको वो मिल गया और अच्छी बात है जी। हाँ, ये लेकिन बहुत ही जबरदस्त बात जो है कि डिजर्व खिलाड़ी करते जो हैं deserve उन्हें वो करते हैं। काम नहीं Yes. मिल रहा। वहाँ ये अलमिया अलमिया है है। बॉलीवुड का, ओह, वो उंगलियां जो साज छेड़े तो रूह वजद में आ जाए, वो धुनें जिन्होंने सरहदों की लकीरें मिटाकर दुनिया को जय हो के नारे पर इकट्ठा कर दिया। आज हम देखते हैं कि वही उंगलियां खामोश हैं। AR रहमान एक ऐसा बड़ा नाम जो दुनियाई मौसीकी नहीं बल्कि एक अहद है, आज शिकवा कर रहे हैं कि 8 साल से बॉलीवुड के दरवाजे उन पर बंद हैं। क्या टैलेंट के आसमान पर बीजेपी के इंतहा पसंदाना सियासत के बादल छाए हुए हैं? और हम बात करेंगे कि इस कर्ब के हवाले से जो एक फनकार के दिल से निकला है, क्योंकि जब AR रहमान जैसा खामोश तबा इंसान बोलता है तो समझ लीजिए कि दर्द अपनी तमाम हदें फलांग चुका है। और ऑस्कर अवार्ड याफ्ता मौसीकार AR रहमान का ये इंकशाफ महज एक बयान नहीं है बल्कि एक अलाम है। जावेद अख्तर इसे गलत फहमी कहते हैं, शान इसे किस्मत का खेल करार देते हैं, लेकिन रहमान का इशारा फ़िरका वारियत की उस दीमक की तरफ है जो शायद बॉलीवुड की तख्लीकी दुनिया को अंदर ही अंदर चाट रहा है। और AR रहमान का कहना था कि तख्लीकी फैसलों का इख्तियार अब फनकारों के पास नहीं रहा। बॉलीवुड जैसे जिसे हम देखते हैं कि बड़े जी रंगों और रोशनियों और भाईचारे की अलामत समझे जाते हैं, क्या वहाँ भी अब ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है? फिल्म मेकर हारून शुएब इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद जान लेते हैं ये मैटर क्या है। बिल्कुल जी, हारून साहब से हम अब बात करेंगे और हारून साहब हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन अगर आप देखें AR रहमान वहाँ हम कहीं कॉन्सर्ट करते हैं तो मैं कहता हूँ कि वहाँ पे तिल धरने को जगह नहीं होती, वहाँ पे कदम रखने के लिए वहाँ पे कोई स्पेस नहीं मौजूद होती। इतनी टिकट्स फरोख्त होती हैं और जो वहाँ पे मैनेजमेंट होती है वो भी अच्छी खासी कमाई करती है जो ये सारा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं। तो जनाब, जब वो इतने पसंदीदा हैं लोगों के, लोग उन्हें इतना सुनते हैं ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, तो फिर उन्हें काम ना मिलना ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और उन्हें म्यूजिक की एकेडमी सॉर्ट ऑफ कह लें, विकिपीडिया कह लें, हर तरह का उन्होंने म्यूजिक जो है वो बना छोड़ा है। इतने ज़बरदस्त गाने उन्होंने बॉलीवुड को दे दिए हैं। हर फिल्म में तकरीबन देखें वो फिल्में भी हिट हो जाती हैं जहां वो गाने गा दें। तो यहाँ गाने म्यूजिक फिल्में याद रहे ना रहे, वो गाने की वजह से याद रहती है। यस। अब ये हैरत की बात है कि ये शिकवा अगर आ रहा है तो फिर तो बॉलीवुड के ऊपर सवालिया निशान है कि हर चीज़ में बॉलीवुड सियासत कर रहा है। तो बात हमें ज्वाइन कर चुके हैं हारून साहब। हारून, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, इतनी खामोशी से हम देख रहे हैं कि पहले सिलसिला चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रही थी कि भारत में क्या हो रहा है, फिर एकदम से ये खामोशी टूटी है और फ़िरका वारियत जैसा जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं गुलकार। तो क्या ये महज एक शिकवा है या बॉलीवुड के वो जो गुड इमेज के पीछे बहुत सारे राज छुपे हैं, तासुब का पर्दा जो है वो चाक हो गया है? नहीं जी, ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये खामोशी टूटी है और ये खामोशी सिर्फ सिंगर्स ही नहीं तोड़ रहे। अगर हम जो हैं वो बॉलीवुड की रीसेंट हिस्ट्री देखें तो हम देखते हैं कि एक बड़े सिस्टमैटिक तरीके से ये जो कम्युनल सेंटिमेंट्स हैं उन्होंने बॉलीवुड को जो है वो अपने शहर में जकड़ लिया है। और अब जो वो एक बात होती थी ना कि ये फिल्म इंडस्ट्री है, ये इंक्लूसिव है, यहाँ पे हर मज़हब से, हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए जो है वो फील्ड ओपन है, वो हमें पता चला है कि ऐसा नहीं है। इसी अंदरून खाना जो है बहुत सारी ऐसी खिचड़ी पक रही होती है, नफ़रत के ऐसे अलाव दहक रहे होते हैं कि वो जो है वो अब सामने होके एक्सपोज होके नज़र आने लगे हैं। और AR रहमान साहब का ये जो इंटरव्यू था जो उन्होंने एक इंटरनेशनल चैनल को दिया और जहाँ पे उन्होंने कहा कि मुझे पिछले 8-10 साल से काम नहीं मिल रहा, बावजूद इसके कि वो एक ऑस्कर विनिंग और बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, इस बारे में तो कोई शक दो राय नहीं हो सकती, उसके बावजूद उनको भारतीय फिल्म इंडस्ट्री जो है काम नहीं दे रही। तो पिछले 10 साल के अंदर जो एक ये शिफ्ट आया है उसको जब उन्होंने वॉइस किया है तो उसके ऊपर बहुत सा बैकलैश आया और बहुत से अपॉलॉजिस्ट और क्रिटिक्स जो हैं वो खुल के सामने आए जो उनके अगली चेहरे हैं। जिस तरह जावेद अख्तर साहब को हमने देखा कि उन्होंने बड़ा आकर कहा कि नहीं जी वो बहुत ग्रेट आदमी हैं, लेकिन लोग उनसे घबराते हैं और वो एक बहुत बड़ा नाम है इसलिए फिल्म मेकर्स उनके पास नहीं जाते, इस वजह से उन्हें काम की शायद कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये जावेद साहब तो आपको पता ही है कि अक्सर अपोलोजाइज़ ही करते रहते हैं अपनी मुस्लिम हिस्ट्री के ऊपर। अब जाहिर है कि उन्होंने अपनी आइडेंटिटी तो डिनाउंस कर दी है अपनी रिलीजन के हवाले से, लेकिन वो अपनी हिस्ट्री के ऊपर भी अपोलोजाइज़ करने पे मजबूर हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो उसको भी ओन करेंगे तो ये फिल्म इंडस्ट्री उन्हें कम्प्लीटली जो है वो डिस्कार्ड कर देगी। और वो इसी तरह आप देखें कि कंगना रोनाट जैसी
जो कि एक इंतहाई प्रेजुडिस्ड एक्ट्रेस और उनके बयान जो हैं वो सामने आते ही रहते हैं, उन्होंने भी ए.आर. रहमान साहब के ऊपर उंगली उठाने की कोशिश की। हालांकि वो अगर अपना स्टेचर देखें और ए.आर. रहमान का स्टेचर देखें तो उनको फ़र्क वाज़े नज़र आएगा। उनकी कोई फिल्म जो है वो पिछले कई सालों से हमने नहीं देखी कि काबिल ज़िक्र रही हो। तो कंगना भी इस बहती गंगा में अपने हाथ धोती रही हैं। तो इस तरह के बयान सुनने में आ रहे हैं। आज एक्चुअली महबूबा मुफ्ती साहिबा ने बड़ी अच्छी और अहम ट्वीट की इसके बारे में, और उन्होंने कहा कि जावेद अख्तर जब ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है तो वो मुसलमानों की शेयर्ड और लिव्ड रियलिटी जो है, जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, उसको डिनाई कर रहे हैं। और आई थिंक ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने रेफरेंस भी दिया कि जावेद साहब की अपनी वाइफ जो हैं शबाना, वो इस बारे में बात कर चुकी हैं कि बॉम्बे में कैसे उनको घर नहीं मिला जब वो बॉम्बे आई, और बॉम्बे में उन्होंने घर लेने की कोशिश की तो उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से उनको घर लेने में बहुत मुश्किलात हुई। तो महबूबा ने आज बहुत खूबसूरत एक ट्वीट करके ये बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बावजूद इसके कि वो मुसलमान एक्टर्स से, मुसलमान म्यूजिशियन से, मुसलमान सिंगर्स से फ़ायदा उठाती रही है, उठा रही है, उसके बावजूद वो उनको खुले दिल से एक्सेप्ट नहीं कर रही। और ये शिफ्ट हमें 10-15 सालों में बहुत वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं हारून। और जहाँ तक जावेद अख्तर साहब की बात है तो मुफ्ती शुमाइल के साथ जो उनका मुनासरा था बड़ा मशहूर, उसके अंदर वो सब कुछ खुलकर सामने आ गया था, उनकी सोच, उनके नज़रियात पे। अच्छा, अगर देखें हम हारून तो ए.आर. रहमान अपनी ज़ात में एक मुकम्मल म्यूज़िकल इंस्टीट्यूशन है, एक इदारा है। इन जैसे लेजेंड को आउटडेटेड कहना या करना या कॉर्नर करना या फिर ओवर क्वालिफाइड साबित करने की ये कोशिशें क्यों की जा रही हैं? ये बहाना भी नहीं बना सकते कि जनाब ये बहुत महंगे हैं, हम इनके साथ काम नहीं कर सकते। उनकी जानिब से तो ऐसी कोई शराइत नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। वो अभी आप देखिए रिसेंटली इंटरेस्टिंगली एक हम इस फिल्म के ऊपर बात भी कर चुके हैं। एक फिल्म आई थी छावा, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड रियलिटीज़ को पेश कर रही थी, और उसके अंदर जो है वो जिस तरह दिखाया गया कि मुग़ल हिस्ट्री को जिस तरह डिस्टॉर्ट करके पेश किया गया और उसके मुकाबले में हिंदुत्व की जो सोच है उसको ग्लोरीफाई किया गया। तो छावा का म्यूज़िक भी ए.आर. रहमान ने ही दिया था। और अभी जो एक आगे आने वाली फिल्म है रामायणा, जो कि बड़ी बजट की एक फिल्म बनाई जा रही है, उसका म्यूज़िक भी ए.आर. रहमान दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद ए.आर. रहमान ने भी ये बात की कि वो नहीं चाहते कि इस किस्म की डिवाइसिव फिल्म्स जो कि तकसीम पैदा करें उनकी सोसाइटी में, वो बनाई जाएं, और वो इनको बिल्कुल इंडोर्स नहीं करते। तो ये बात भी बड़ी वाज़े है कि उनके इन्हीं पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से ये जो है ये इतनी चीज़ बढ़ गई कि आज जो है वो एक पॉलिटिकल डिबेट बन गई है। और जब कंगना कहती हैं कि जी ये इसको हमने इतनी इज्जत दी और इसके बावजूद जो है ये इस तरह की बात करता है, तो कंगना को ये बात समझने की ज़रूरत है कि वो अपनी सोसाइटी के ऊपर कमेंट करने का हक महफूज रखते हैं। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की एफिलिएशन की बात आती है तो जाहिर है कि उसके अंदर हर इंसान का एक अपना ओपिनियन हो सकता है। और हम जानते हैं कि कंगना का झुकाव किस पार्टी की तरफ है, और वो पार्टी आजकल पावर में है। तो अगर आप देखें तो बॉलीवुड के पिछले 10 साल में एक बड़ी कंसर्टेड स्कीम के तहत, एक बड़ी फोकस्ड स्कीम के तहत मुसलमान एक्टर्स को जिस तरह साइडलाइन किया गया है, चाहे वो सलमान खान हो, चाहे वो आमिर खान हो, चाहे वो शाहरुख खान हो। और मैं अभी देख रहा था कि रिसेंट पास्ट में इन तीनों के खिलाफ कैंसल कल्चर का एक बाकायदा मुहिम चल चुकी है एक्स के ऊपर। जब आमिर खान ने बात की कि जी कम्युनल डिवाइसिवनेस नहीं होनी चाहिए तो उनको कैंसिल किया गया। जब शाहरुख खान ने बात की कि जी हम तो वो बड़े इंक्लूसिव घर है हमारा, जहाँ पर हम दोनों जो हैं वो मिलके अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हैं और दोनों मज़ाहिब की वैल्यूज़ उनको दे रहे हैं, तो वहाँ पर उनको कैंसिल किया गया। और जब इसी तरह सलमान खान की बात की हमने, आमिर खान की बात की और शाहरुख खान की बात की। ये बात पुरानी हो चुकी है। हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, जिस तरह मैंने कहा अपना चेहरा, उसके ऊपर से वो निकाब उतार चुकी है। हम जानते हैं कि पिछले 10-15 सालों में बिल्कुल ऐसे ही है। हारून, आप कंगना की बात कर रहे हैं। कंगना तो आए रोज कंट्रोवर्शियल चीज़ें या इस तरह की स्टेटमेंट्स देती रहती हैं। वो तो खुद ही अगेंस्ट हैं। बहुत सारे जितने भी वहाँ पे एक्टर्स हैं उनके खिलाफ भी अक्सर हमने देखा है कि कोई ना कोई वो बात निकल ही आती है और वो इस तरह की बात करती हैं। और उनको खुद भी कोई इतनी मूवीज़ वगैरह तो मिलती नहीं है, तो फिर उनको बस तनकीद तो फिर करनी आती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं शंकर महादेव का कहना है कि जी फैसले अब म्यूज़िक कंपनीज करती हैं। क्या बॉलीवुड अब आर्टिस्टिक विजन से निकल कर प्लेलिस्ट माफिया के कब्जे में आ चुका है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। कंगना तो रुस्सी नू नहीं होती जिसको पंजाबी में कहते हैं कि जो हर वक्त नाराज ही रहती है, हर किसी से लड़ती है, हर किसी से रेलिवेंट रहने के लिए बस। तो कंगना की वाकई वो रेपुटेशन बन गई है।
शंकर महादेवन ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। हम जानते हैं कि वो माफिया जो है वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को अंदर ही अंदर से खोखला कर रहा है, और इसकी मिसालें हमने ना सिर्फ म्यूज़िक के हवाले से देखी बल्कि एक्टर्स के हवाले से, कास्टिंग चॉइसेस के हवाले से और थीम्स और सब्जेक्ट्स के हवाले से जो डायरेक्टर्स बना रहे हैं उसके हवाले से भी देखी कि अब वो जो है वो प्रोपेगेंडा और वो जो एक सर्टन पार्टी लाइन है और एक सर्टन पॉलिटिकल रेट्रिक है उसको फॉलो करते करते इस हद तक जा चुके हैं कि अब वो जो है वो फिल्में ना उस तरह की हिट हो रही हैं, ना उस तरह का उनका चार्म है। वो जो है वो एक खास लाइन को टो कर अरुण, लगता ये है कि अब जो मूवीज शायद बन रही हैं इंडिया के अंदर वो हैं या- बीजेपी गवर्नमेंट के मोदी के अम्ब्रेला के नीचे बन रही हैं, और आपने देखा भी है कुछ जलसों में मोदी सपोर्ट भी कर रहे हैं कुछ मूवीज को बकायदा। जी जी बिल्कुल, टैक्स रिलीफ दी जा रही है ऐसी फिल्मों को जो कि नफरत का प्रोपेगेंडा या नफरत का प्रचार कर रही हैं, जो वायलेंस का प्रचार कर रही हैं, उन फिल्मों को प्रमोट किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक और ही डगर पे चल पड़ा है, और जो सिनेमा की इंडस्ट्री हम कहते हैं चाहे किसी भी मुल्क की हो, उसको इंक्लूसिव होने की ज़रूरत है, उसको मैसेजेस ऑफ पीस, लव, हार्मनी फैलाने की ज़रूरत है। वहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह उसको एज अ हेट्रेड टूल हिंदुस्तान इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे ही है हारून, और ऐसे ही नहीं पाकिस्तान के खिलाफ मूवीज आ जाती। रणवीर सिंह की बहुत सारी फोटोज हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई जब उन्होंने मोदी के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाई, फिर तभी तो धुरंधर जैसी फिल्म्स आती हैं और इंतशार पसंद फिल्में आती हैं। ये तो इनका कल्चर बनता जा रहा है, और मोदी खास तौर पर लगता है कि सिलेक्शन भी वही करते हैं कि कौन सा एक्टर जो है वो इस मूवी में परफॉर्म करेगा, और मिलने भी बुला लेते हैं ना। बिल्कुल जी, और इसीलिए हमने देखा कि वो फिर अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। अभी जब मोदी साहब ने एक आई थिंक पिछले साल ही उन्होंने एक एक्टर्स का वफ्द इनवाइट किया था जिन्होंने जाकर तस्वीरें खिंचवाई थी और उनसे मिले थे, उसमें कोई एक भी खान जो कि 3 बड़े पिलर समझे जाते हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के, वो नहीं था। वो सारे एक्टर्स, अगर आप पूरा ग्रुप देखें, वो 10-15 लोगों का ग्रुप था, उसमें कोई भी एक मुसलमान आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, डायरेक्टर नहीं था। तो उसी से वाजे हो जाता है कि वो किस सोच को प्रमोट करना चाह रहे थे, क्या मैसेज उन्होंने दिया है। और फिर जाहिर है कि फिल्म एक बिजनेस है, वो समझते हैं कि जब हुकूमत ही एक ख़ास लाइन देना चाह रही है तो फिर वो उसी को फॉलो करते हैं। और हमने देखा है कि फिर उसके बाद उस तरह की फिल्में जो कि नफरत फैला रही थी, मुसलमानों को डिमोनाइज कर रही थी, उनको एक नेगेटिव लाइट में दिखा रही थी, उस तरह की फिल्में यक के बाद दीगरे बनती गई हैं। बिल्कुल हारून, गुलकार शान ने तीनों खान्स की मिसाल दी है। हम भी तीनों खान्स की बात करें कि उन्हें इनवाइट नहीं किया गया, उन्होंने भी मिसाल दी। वो कहते हैं लेकिन क्या ये सच नहीं है कि अदाकारों की मार्केट वैल्यू और एक मौसीकार की तख्लीकी आज़ादी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल बिल्कुल ज़रा मुख्तलिफ होते हैं? आप इन्हें किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि जाहिर है कि एक जो म्यूज़िक बना रहे हैं, चाहे वो सिंगर हों या कंपोज़र हों, वो पर्दे के पीछे होते हैं और वहाँ पर माफिया दूसरी तरह काम करता है। जाहिर है एक्टर्स जो हैं वो तो पब्लिक डिमांड भी जो है वो उसको डिक्टेट करती है कि किन एक्टर्स को कितना अरूज मिलता है। और उसमें हम देखते हैं कि आप हिस्ट्री उठाकर देख लें कि मुसलमान एक्टर्स जो हैं वो हमेशा ही लोगों की चॉइस भी रहे हैं। उनको हिट होने से बावजूद तमाम तर जो दुश्वारियाँ आती रहती हैं करियर में, उसके लोगों ने देखा है कि वो हिट हुए हैं, सामने आए हैं। और ख़ास तौर पर रीसेंट पास में ये जो 3 खान हैं, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, उन्होंने बिल्कुल जो है वो उस सीलिंग को ही तोड़ दिया। उन्होंने नए बेंचमार्क सेट किए इंडस्ट्री में। लेकिन अब हम देख रहे हैं, और मैं फिर दोबारा कहूँगा कि इन खान के लिए भी अब इस वक्त जो सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा नफरत से भरा हुआ है, वो बहुत नेगेटिव है। और हम उसकी मिसाल बार बार देखते हैं और बार बार देखते रहेंगे। अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो हम देखेंगे कि बॉलीवुड जो है वो इनको किस तरह डिसोन, डिस्क्रेडिट करता है और करता आ रहा है। अभी रिसेंट पास में आप अगर एक्स के ऊपर ट्रेंड्स उठाकर देखें तो वो बार बार जो है वो किसी ना किसी बहाने से कभी कैंसिल सलमान खान, कभी कैंसिल आमिर खान और कभी कैंसिल शाहरुख खान के ट्रेंड्स चलाते हैं। तो और उसके बाद देखिए, उसके बाद इन तीनों के बाद कोई काबिल ज़िक्र बड़ा मुसलमान एक्टर जो है वो इस इंडस्ट्री से निकल कर नहीं आया। और मुझे नहीं लगता जब तक एक बाकायदा अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेगा बॉलीवुड, तो इस तरह मुमकिन हो सकेगा। या फिर हारून, हम ये भी कह सकते हैं कि तीनों खान्स को काइंड ऑफ फेस सेविंग के लिए भी रखा हुआ है, क्योंकि ग्लोबली भी ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं। अभी हमने शाहरुख खान को भी देखा, वो अवार्ड सेरेमनी होस्ट कर रहे थे अबू धाबी में। तो यकीनन एक ये इम्पैक्ट तो होता है कि मोदी को अपना फेस भी बचाना होता है इन तीनों खान्स को रख के इंडस्ट्री के हवाले से।
बिल्कुल जी, वो ग्लोबल के ऊपर तो शायद वो इनको विंडो ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और करते रहेंगे। जी। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि और हमें बड़ा नाम कोई नज़र नहीं आएगा। अभी आपको पता ही है कि धुरंधर एक ऐसी फिल्म थी जो कि गल्फ में पूरे में बैन कर दी गई इसी वजह से, क्योंकि वो नफरत का इतना खुला प्रचार कर रही थी कि लोगों ने कहा भाई ये इसकी क्रिएटिव मेरिट तो कोई है नहीं, और ये तो सिर्फ एक डिवाइसिव नैरेटिव जो है वो फैलाने की कोशिश कर रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सोसाइटीज़ अपने यहाँ इस किस्म की नफ़रत को नहीं चाहती, वो इस किस्म की प्रोपेगेंडा फिल्म्स की उनके यहाँ कोई जगह नहीं है। तो सलमान खान या शाहरुख खान जो हैं वो जाकर इंटरनेशनली इंडिया के कोई शोज़ अगर होस्ट कर लेते हैं, या जहाँ इंडिया का एक पॉजिटिव फेस दिखाना हो वहाँ तो उनको प्रेजेंट कर दिया जाता है। लेकिन अगर आप देखें कि इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कर रही है, किस डायरेक्शन पे चल रही है, तो उसमें इन तीनों अरुण, ये भी के बड़ा लिए मुझे इंपॉर्टेंट नहीं है कि लगता इंडस्ट्री मज़ीद, किस डायरेक्शन कोई में चल रही है। यकीनन ये तासुब जो है ये तो अपनी जगह पर मौजूद है, हम देखते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या ये भी एक वजह नहीं है कि लगता है कि अब क्रिएटिव लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, नापैद होते जा रहे हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी, और मार्केटिंग जो है बस वो अब आगे आ चुकी है, वही ओवरशैडो कर चुकी है सारी चीजों। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। इट हैज़ बिकम सो बिग कि वो अब जो है उसको सस्टेन करना मुश्किल हो गया है, और वो जो है द बिजनेस साइड ऑफ इट हैज़ टेकन ओवर, और वही अब डिक्टेट करती है कि टॉपिक्स क्या होंगे, क्या बिकेगा, और वो जो मार्केट फोर्सेस हैं वो क्योंकि इसको डिक्टेट कर रही हैं और डायरेक्ट कर रही हैं, तो वो जो डायरेक्टर या क्रिएटिव एलिमेंट्स थे उन्होंने एक बैक सीट ले ली, और ये बड़ा वाज़ेह होकर हमें नज़र आ रहा है। जो दिखता है जो वो बिकता है, और जो बिकता है वही दिखता है। तो इट्स अ कैच 22 फॉर बॉलीवुड, और मेरे ख्याल में बॉलीवुड को थोड़ा सा बैक सीट लेकर सोचने की ज़रूरत है कि वो रोम कॉम्स, वो कॉमेडी फिल्म्स, और वो फिल्म्स ऑफ गुड मैसेजेस, सोशल फिल्म्स, वो हमें क्यों नज़र नहीं आ रही। हमें वायलेंस, गोर, नफ़रत, ज़्यादा से ज़्यादा हर फिल्म को जो है उस पिछली फिल्म से ज़्यादा नफ़रत दिखानी है, ज़्यादा वायलेंस दिखाना है, ज़्यादा खून खराबा दिखाना है, क्योंकि उसके अलावा ऑडियंस देखने नहीं आएगी। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी सोसाइटी के लिए और किसी भी फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अच्छा ट्रेंड है, और उसके नताइज ऐसे है। इवन हारून, कोई नॉर्मल मूवी बने तो कोई ना कोई एजेंडा के थ्रू बनी होती है, उसमें कोई ना कोई ऐसा सीन डाल ही देते हैं जो मुतनाज़े हो जाता है। अगर हम रहमान की ही बात करें, रामायण जैसी बड़ी फिल्म की मौसीकी दे रहे हैं, तो क्या उन पर यह दबाव है कि वो खुद को एक मखसूस नजरियाती सांचे में ढाल कर अपनी इंडियननेस जो है वो साबित करें? मेरे ख्याल में इस वक्त हिंदुस्तान में रहने बसने वालों के लिए, वो चाहे किसी भी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, बड़ा मुश्किल है कि वो इस टाइट के अगेंस्ट जाएं। आपने देखा कि ए.आर. रहमान जो हैं उनको भी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, उनको अपोलोजाइज़ करना पड़ा। हम इससे पहले देख चुके हैं कि इसी तरह अपने बयानात के ऊपर दीगर मुस्लिम एक्टर्स, 3 बड़े खानों की भी बात कर रहा हूँ, आमिर खान ने जब ये कहा था कि करण राव को लोग मशवरा देते हैं, मेरी वाइफ को, कि हम जो है वो हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले जाएँ, तो बाद में उनको उसके ऊपर अपोलोजाइज़ करना पड़ा था। तो हम ये देख रहे हैं कि कोई भी आवाज़, कोई भी सच्चाई जो है इस वक्त हिंदुस्तान की मेजॉरिटी जो है, और वो ख़ास तौर पर हिंदुत्व की सोच जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई गुंजाइश नहीं है छोड़ी गई है कि जहाँ पर कोई अपने ओपिनियन को या अपने एक्सपीरियंसेस को या अपनी रियलिटी को प्रेजेंट कर सके। तो फिर वही इसी तरह की फिल्में बनती रहेंगी। मेरा नहीं ख्याल कि ये बहुत सस्टेनेबल मॉडल होगा और ये बहुत ज़्यादा अरसे तक चल पाएगा। लेकिन यह है कि फ़िलहाल जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड अब खुद अपने आप को जो है वो एक हाराकारी या जो खुदकशी की कोशिश है उसमें जारी है। उनको नहीं समझ में आ रही कि वो अपने आप को तबाह कर रहे हैं इस किस्म की एक डायरेक्शन लेकर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हारून शुएब साहब। आपने दुरुस्त, तासुब पसंदी तो है ही है, और उसके साथ साथ इंतहा पसंदी भी अपनी जगह पर मौजूद है, और फिर तख्लीकी लोग भी जो हैं वो अब हम देख रहे हैं कि कम होते जा रहे हैं, और जो मार्केटिंग के हवाले से लोग हैं उन्हीं को तरजीह दी जा रही है, वही आगे आ रहे हैं, और एक कल्ट सा बन गया। माम नजर आता है कि बस जिसको चाहेंगे आगे लाएंगे, जिसको चाहेंगे काम देंगे, और जिसको कॉर्नर करना चाहेंगे उसको जनाब बड़े आराम से, जितना मर्जी वो बड़ा क्रिएटिव है, आर्टिस्ट है, लेकिन उसको कॉर्नर करें। आप ये सिचुएशन देखें कि बॉलीवुड में इस वक्त क्या सूरत हाल होगी, एक्टर्स जो हैं उन पे कितना प्रेशर होगा, और उनको किस तरह से ये लोग स्पॉइल कर रहे हैं। इतना आर्ट, इतनी ज़्यादा टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पर भी, यकीनन, और सराहा भी जाता है। बॉलीवुड की फिल्में बहुत शौक से लोग देखते हैं, ग्लोबली भी बहुत ज़्यादा जाने माने जाते हैं जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, बट इस तरह मुतनाज़े कर देना और इस तरह सियासत में आना। मोदी ने ना अपने एजेंडे की तरवीज के लिए बस इन मूवीज को रख लिया है और इन अदाकारों को भी रख लिया है,
और वही अपना जो प्रोपेगेंडा है वो उसी को जनाब इसी के थ्रू फैलाया जाता है, फरोग दिया जाता है, प्रमोट किया जाता मुखालिफ है, एजेंडा। और यही बस सूरत हाल जो है नजर आती है। और पाकिस्तान मुखालिफ ही जो है वो मूवीज बनती रहती हैं जो कि चलती भी नहीं है, लेकिन ये कि सरकार कंपनसेट करती है। लेकिन अगेन एक बार फिर हम कहेंगे जिस तरह से मुस्लिम्स को दिखाते हैं ना, मूछे लगा के, तेल लगा के, शलवार के, इस तरह के नहीं होते मुसलमान जिस तरह के आप लोग दिखा रहे होते हैं। आप लोगों का एजेंडा बुरी तरह नाकाम हो गया। एक बार आए, हम आपको दावत देते हैं, आप आके देखें पाकिस्तान में मुसलमान किस तरह रहते हैं। बहुत साफ सुथरे होते हैं, आप तरह के मेले कसमेले नहीं होते। यहाँ वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और आजकल हम देखते हैं कि मोबाइल हमारी ज़िंदगियों में इस कदर शामिल हो चुका है कि बच्चे को खाना भी खिलाना हो तो मोबाइल देना पड़ता है वालिदैन को, और ताकि ज़िंदगी आसान हो जाए और इजीली बच्चा जी खाना भी खा ले। तो चंद लम्हों की खामोशी, चंद मिनट की सहूलत, मगर इस सहूलत की कीमत क्या हमारे बच्चे अदा कर रहे हैं। ज़िंदगी के इब्तदाई साल वो बुनियाद होते हैं जिन पर बच्चे की ज़बान, सोच, जज्बात और शख्सियत तामीर होती है। अगर यही साल स्क्रीन के सामने खामोश बैठकर गुजर जाएं तो ये बच्चे के सीखने, बातचीत और जज्बाती वाबस्तगी को महदूद कर देते हैं। और प्रॉब्लम ये है कि स्क्रीन का नुकसान शोर मचाता हुआ नहीं आता, ये बड़ा स्लोली खामोश तरीके से जनाब आता है आपकी ज़िंदगी के अंदर। फिर बच्चे की तवज्जो हो, चाहे बर्दाश्त हो और सीखने की सलाहियत हो, ये उन सब पर असरअंदाज होता है। और तब तक मोबाइल एक आदत नहीं बल्कि ज़रूरत बन चुका होता है। तो देखना ये कि क्या स्क्रीन के ज़रिए हासिल की गई खामोशी को हम तरबियत कह सकते हैं। और अगर बच्चा मोबाइल का आदी हो चुका हो तो वालिदैन के पास वापसी का रास्ता क्या है। इसी अहम टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए हमें ज्वाइन किया चाइल्ड रिहेबिलिटेशन एक्सपर्ट आफाफ मंजूर साहिबा ने। बहुत वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। पहले तो यही बताइएगा कि बच्चे को हम देखते हैं कि माएँ खाना खिलाने के लिए मोबाइल दे देती हैं, कहती हैं कि मोबाइल ना दें तो ये खाना नहीं खाता। तो कितना नुकसानदेह होता है, चाहे आप उन्हें वो खाने के 10-15 मिनट के दौरान ही वो फ़ोन दे रहे हो। Thank you very much, Uzair, for inviting me here on this topic. और मेरे ख्याल में इस टॉपिक पे जितनी बार बात की जाए कम है। हम बार बार अपने नाजरीन को आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से बता चुके हैं कि जो छोटा बच्चा है, जो कि 2 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसके लिए स्क्रीन बिल्कुल मना है, यानी 0 स्क्रीन टाइम होना चाहिए। और 0 स्क्रीन टाइम का मतलब ये है कि वो स्क्रीन आप चाहे मोबाइल पे यूज कर रहे हैं या फिर आप उसको एलईडी पे, लैपटॉप पे, किसी भी स्क्रीन के ऊपर यूज कर रहे हैं। अब बात ये रही कि खाना खिलाते हुए आप बच्चे को स्क्रीन दिखा रहे हैं तो उसके क्या नुकसान हो रहे हैं। देखें, जो खाना है दैट इज अ माइंडफुल एक्टिविटी, यानी आपको पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। बच्चे की तवज्जो जो है वो खाने की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, बच्चा छोटा है, उसको हैंडल करना, मैनेज करना आपको मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप उसकी सारी तवज्जो एक मोबाइल फ़ोन पे लगा के अपने खाने की आसानी के लिए या बच्चे के खाने की आसानी के लिए लगाते हैं तो बच्चे को ना तो खाने का पता चल रहा होता है, ना बच्चा आपके साथ कनेक्ट कर रहा होता है। जब आप बच्चे के साथ किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, यानी छोटा बच्चा जो कि 2 साल का है, 3 साल का है, तो वो एक इंटरएक्टिव एक्टिविटी होती है। यानी आप अगर बच्चे को खाना खिला रहे हैं या कपड़े चेंज करा रही है माँ, या कोई भी उसके साथ उसकी सेल्फ केयर की कोई भी एक्टिविटीज कर रही है, तो उसके दौरान देखेंगे माँ कितनी बातें करती है बच्चे के साथ, या जो भी केयर टेकर है उसका घर में जो भी उसको साथ कर रहा है तो उसके साथ कितनी बातें करते हैं, गपशप लगाते हैं, उसको विकेबलरी कितनी ऐड होती है। ये देखो हम ये खा रहे हैं, ये नवाला बनाया है, इसके अंदर ये चीज डाली हुई है, ये डाली हुई है। तो इसका मतलब है कि आप बच्चे की विकेबलरी भी डेवलप कर रहे हैं, उसकी कम्युनिकेशन भी डेवलप कर रहे हैं, उसकी सोशलाइजेशन भी एक्टिव हो रही है। लेकिन जब आप ये 3-4 चीजें बंद कर देते हैं और बच्चे की तवज्जो सिर्फ स्क्रीन में होती है, और स्क्रीन में भी सिर्फ वो 1 वे कम्युनिकेशन कर, यानी वो सिर्फ रिसेप्शन ले रहा है, उस स्क्रीन के अंदर से उसको जो नजर आ रहा है चीजें बस वो देख रहा है, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो बता नहीं पाता, उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन के साथ चीजें अरेंज कर रहा है, और वो भी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर है, उसका इंटरेक्शन उस वर्ल्ड के साथ नहीं है। तो ये कॉन्शियसनेस होना वालिदैन के अंदर कि मोबाइल और स्क्रीन का इस्तेमाल खास तौर पे खाना खाते हुए ये इंतहाई नुकसानदेह। जैसे आपने कहा कि चंद लम्हों की खामोशी है, बच्चा आराम से, आपको लगता है कि बच्चा आराम से खाना खा रहा है, अच्छा अब आपको वक्ती तौर पे तो खामोशी हो जाती है, लेकिन मेरे पास अब इस वक्त कितने ही बच्चे सिर्फ इसी केस के साथ आते हैं कि बच्चे बातें नहीं कर रहे, बच्चा बोल नहीं रहा। अब वो बोल क्यों नहीं रहा? इस वजह से नहीं बोल रहा कि उसको आपने बोलने की अपॉर्चुनिटीज ही नहीं दी हैं। वो सिर्फ सुनने के लिए है, वो सिर्फ देखने के लिए है। उसकी जो बोलने की सलाहियत थी उसको तो आपने परवान चढ़ने का मौका ही नहीं दिया। सही।
अच्छा, हम देखते हैं कि डॉक्टर फाफ बहुत सारे बच्चों को माँ इस तरह भी करती हैं कि कोई भी घर में अपनी एक्टिविटी कर रही हैं, बच्चों को मोबाइल दिया हुआ है। ये तो हो गया कि चंद लम्हों के लिए खाना खाते वक्त मोबाइल देना, वो इतना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। जो पूरा पूरा दिन बच्चे स्क्रीन के पास बैठे रहते हैं, वो कितने मुतासिर हो रहे हैं फिर इस चीज़ से? कि स्क्रीन का इस्तेमाल जो है, मुसलसल इस्तेमाल बच्चे की जज्बाती, नफ्सियाती, ज़हनी, जिस्मानी हर तरह की नशोनुमा के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। इस वक्त हमारे पास जितने भी केसेस सामने आते हैं, हमें यही नज़र आता है कि बच्चों के बॉडी पोस्चर्स ख़राब हो चुके हैं, बच्चों के अंदर ओबेसिटी आ रही है, या फिर बच्चे जो हैं अंडरवेट भी हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मोबाइल के इस्तेमाल से सिर्फ ओबेसिटी आए, यानी अंडरवेट भी बच्चे हो जाते हैं। उनकी नींद डिस्टर्ब है। अब नींद जो है, आप देखें कि सोने से पहले आपको एक ख़ास मेलेटोनिन होता है जो आपकी बॉडी से रिलीज़ होता है, और वो रिलीज़ होने के लिए आपके जो इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट है उसमें अंधेरे का होना ज़रूरी है। ये जो मोबाइल की स्क्रीन है, इसकी जो ब्लू लाइट है, वो उस मेलेटोनिन की प्रोडक्शन को कम कर देती है। और खाने के इस्तेमाल के साथ साथ माएँ जो हैं, वो अक्सर सुलाने के वक्त भी बच्चों को मोबाइल इस्तेमाल कर रही होती हैं, और मुख्तलिफ किस्म की लोरियाँ और मुख्तलिफ किस्म की पोइम्स और ये सब चल रहे होते हैं, और वो समझती हैं कि शायद बच्चा इससे सो जाएगा। बच्चा उससे सोता नहीं है, बल्कि उसकी बजाय उसकी नींद मजीद डिस्टर्ब होती है, क्योंकि उसकी जो स्क्रीन की लाइट है, वो उस बच्चे के मेलेटोनिन को प्रोड्यूस करने में प्रॉब्लम कर रही होती है। और जब ये चीज़ आप रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे होते हैं, तो आप देखें कि वो उसके अंदर किस तरह से तब्दीली लेके आ रही होगी। तो बच्चों की नींद का मुस्तकिल तौर पे ख़राब होना, उनकी खुराक का ख़राब होना, उनकी जिस्मानी सेहत का ख़राब होना, इस तमाम का ताल्लुक स्क्रीन के साथ है। और स्क्रीन का इस्तेमाल अभी एक रिसर्च हमें पता चली कि ऑन एवरेज एक बच्चा जो है 6 से 7 घंटे जो है वो स्क्रीन पे इस्तेमाल कर रहा है। अब आप देखें, जब 6 से 7 घंटे बच्चा स्क्रीन इस्तेमाल करेगा तो उसके नुकसानात कितने ज़्यादा होंगे। और उसमें सबसे बड़ा नुकसान जो है बच्चे की अर्ली एज में उसकी स्पीच डेवलपमेंट पे आता है। स्पीच डेवलपमेंट से ना सिर्फ उसकी कम्युनिकेशन मुतासिर होती है, बल्कि उसकी जो आगे आने वाली लाइफ की एक्टिविटीज हैं, वो तमाम की तमाम मुतासिर हो रही होती हैं। अफाफ, फिर बिल्कुल आप आपकी ठीक जो कह रही हैं। हम ब्रेन देखते हैं है, वो कि इस चीज स्पीच डिले के केसेस आजकल बहुत ज़्यादा हैं, और उसके अलावा बच्चे अगर बोलते भी हैं तो बड़े कम अल्फाज बोलते हैं, और अगर बोलते भी हैं तो वो कोई ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जो उन्होंने कोई स्क्रीन पे देखा हो, चाहे वो कोई राइम हो या फिर उन्होंने कुछ कार्टून्स के अंदर वो कुछ इस तरह के देखे हों। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब वो आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करते, बल्कि इन चीज़ों के जरिए वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं आपसे। हाँ जी, बिल्कुल। अब मतलब पेरेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे घर में तो हम उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, बच्चा हमारा इंग्लिश बोल रहा है, स्पेनिश बोल रहा है, कोई और लैंग्वेज बोल रहा है, जिस लैंग्वेज में वो कार्टून्स देख रहा है वो लैंग्वेज बोल रहा है, और वो भी रेपिटेटिव लैंग्वेज है। यानी वो लैंग्वेज का इस्तेमाल जो है वो फंक्शनल नहीं है। यानी फंक्शनल से मुराद ये है कि वो कम्युनिकेशन की जो नीड होती है, बात करने की जो ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत की मुताबिक गुफ्तगू नहीं कर पाता है। वो जो कम्युनिकेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इशारों से अक्सर कर रहा होता है, एक मुख्तसर एक लफ्ज़ बोल देता है। अब अगर आपका बच्चा 2.5 से 3 साल का है और वो 3 लफ्ज़ों का एक जुमला नहीं बोल पा रहा, तो इसका मतलब है कि वो स्पीच डिले का शिकार है। अब आपने इस चीज़ को खुद समझना है और अंडरस्टैंड करना है। ये एक नेचुरल पैटर्न है स्पीच डेवलपमेंट का। अब बच्चे अगर इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं, इस स्पीच पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि वो किसी ना किसी तरह से कोई डिसऑर्डर का शिकार हो रहे हैं। और उसके डिसऑर्डर का शिकार होने की एक बहुत बड़ी वजह जो है इस टाइम पे मोबाइल का इस्तेमाल है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हम अक्सर जो है वो सिर्फ रिसेप्शन कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती, तो एक जैसी लैंग्वेज बार बार हो रही होती है। अगर उज़ैर आप याद करें तो जब हम बचपन में कोई भी चीज़ जिसको आप राइमिंग कहते थे, रट्टा लगा के याद करना, तो वो चीज़ें आज भी आपको याद है। तो कोई भी चीज़, कोई भी कंटेंट जो बार बार बच्चा देखेगा, वो उसके ज़हन में भी आएगा और उसके अल्फाज में भी वो झलकना शुरू हो जाएगा। वो उसी तरह के एक्सेंट्स करते हैं, एक्सेंट्स के साथ, बिल्कुल इशारों डॉक्टर के फाफ, साथ, आपने और बिल्कुल छोटे दुरुस्त छोटे फरमाया। लफ्ज़ों के और साथ अक्सर गुफ्तगू ऐसा भी होता है कि लगता है। कार्टून्स या इस तरह स्क्रीन पर कुछ देखकर वो डिमांड भी फिर उस तरह की चीज़ें करते हैं पेरेंट्स से कि इस तरह की चीज़ें लाकर भी दें। एक्ट भी वैसे ही कर रहे होते हैं। और यूजुअली हमने देखा है कि अगर बच्चा स्क्रीन मुसलसल इस्तेमाल कर रहा है, या फिर डॉक्टर फाफ आप क्या सजेस्ट करेंगी कि जिनको एक बार लत लग चुकी है, अब वो छूट नहीं सकती, तो माएँ क्या करें, किस तरह से स्क्रीन छुड़वाएं? क्योंकि बच्चे तो अब आदी हो चुके हैं, फिर गुस्सा भी करते हैं, चिड़चिड़े भी होते हैं, ज़बरदस्ती मोबाइल मांगते हैं। और मैंने तो कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं जो माँ के पास बैठे जिद लगा के बैठे होते हैं, मोबाइल जब तक नहीं मिलेगा तब तक बच्चा चुप ही नहीं करता, रोता ही रहता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। मोबाइल जब बच्चों को उसकी एडिक्शन हो जाती है, और फिर आप जब मोबाइल उनसे पीछे करते हैं, तो वो फिर उनके अंदर एग्रेशन आता है, उनके अंदर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है,
लेकिन वो वक्ती होता है। आपको बच्चे की अगर इस आदत लग गई है तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपके बच्चे ने कोई भी एडिक्शन शुरू कर दी है तो आप उसको मना नहीं करेंगे और आप उसको बर्दाश्त करते रहेंगे। देखिए, आपको जिस लम्हे भी इस चीज़ का एहसास हो गया है कि आपका बच्चा जो है वो इस एडिक्शन का शिकार हो गया, आप उसी लम्हे इसको मोबाइल एडिक्शन को स्टॉप कीजिए। हाँ, आपको थोड़ी मुश्किल होगी, आपको थोड़ी अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, उसके साथ देनी पड़ेंगी, आपको थोड़ा-सा खुद से भी एक्टिव होना पड़ेगा, खुद भी शायद मोबाइल का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि बच्चा वो मोबाइल ना छोड़े। देखिए, इसके लिए सबसे आसान हल ये है कि आप बच्चे को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में एंगेज करें। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने घर की जो एक्टिविटीज़ है उसके अंदर बच्चे को एंगेज कर सकते हैं। माई किचन में छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ में एंगेज कर सकते हैं जो कि बच्चे के इंटरेस्ट की हो सकती हैं। आप उन्हें बाहर घुमाने के लिए लेके जा सकते हैं और उसका ये मतलब नहीं होता कि आप बहुत दूर या बहुत महंगी जगहों पे जाएँ, मॉल्स में जाएँ। आप छोटे-छोटे एक्सपीरियंसेस बच्चों को दे सकते हैं, पार्क में लेके जा सकते हैं। आप उनके साथ घर में बहुत सारे एजुकेशनल मटीरियल और टॉयज़ मिलते हैं जो कि आप उनके साथ वहाँ अरेंज करके उनको खेल सकते हैं और वो जो खेल बच्चा वहाँ पर खेलता है, देखता है, वो बहुत मुख्तलिफ एक्सपीरियंस है। मैं आपके साथ एक मजे का वाकया शेयर करती हूँ। पिछले दिनों मेरे पास एक माँ बच्चे को लेके आई, काफी हेल्दी बच्चा था, थोड़ा बेस्टी का शिकार था। तो मैंने उसे कहा कि बेटे तुम कुछ खेला करो, कोई एक्टिविटी किया करो, कोई फुटबॉल खेला करो। उसने कहा जी मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो मैंने कहा फिर कहाँ खेलते हो आप फुटबॉल? तो कहता है मैं मोबाइल पे खेलता हूँ। अब आप देखें कि आपने बच्चों को सारी गेम्स और एक्टिविटीज भी मोबाइल के अंदर दी हुई हैं। तो ये वाकई बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया आपने डॉक्टर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और बच्चों के साथ वाकई हेल्दी एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि आप हेल्दी एक्टिविटीज़ खेल कूद भी आप देखें अब स्क्रीन में सिमट आया, बच्चे समझते हैं कि वहाँ पे खेल लिया तो ये काफ़ी है उनके लिए। ये बहुत ख़तरनाक और डेंजरस चीज़ है। वालिदैन को चाहिए वो खुद भी मोबाइल छोड़ेंगे तो फिर ही बच्चे कुछ कर सकेंगे। वालिदैन भी कम मोबाइल इस्तेमाल करें ताकि बच्चों की ये जो आदत है छूट सके, और मोबाइल जो है बच्चों से दूर रखें। उन्हें कुछ पढ़ने लिखने वाली चीज़ें हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में एंगेज करें। माएँ अगर किचन में है तो डो बनाना सिखाएं, मतलब इस तरह भी मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ देखी हैं। जी, बहुत ज़बरदस्त अच्छी एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। तो आप अपने बच्चों का ख्याल रखें। यहाँ वक्त पर ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाजरीन। और हमने मोबाइल तो बच्चों से छुड़वा दिया कि 2 साल के बच्चे जी स्क्रीन टाइम कम करें या मोबाइल उनको ना दें। अब ऐसे भी बच्चे हैं जो ज़िद भी करते हैं, जो थोड़े बड़े बच्चे हैं। और आज के प्रोग्राम में हम इसी को डिस्कस करेंगे कि आज के दौर में माँ बाप की नसीहत और बच्चों की ज़िद के दरमियान फासला बढ़ता जा रहा है और अक्सर वालिदैन और औलाद एक दूसरे को समझने में मुश्किल महसूस करते हैं। डिजिटल दुनिया ने हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाया, मगर क्या इसने रिश्तों के दरमियान फासला कम किया है या बढ़ा दिया है? ये आज हम डिस्कस करेंगे। आज़ादी की ख्वाहिश, बदलती इक़्तिदार और बच्चों के ख्वाब वालिदैन की तवक्कुआत के साथ किस तरह से टकराते हैं? एक ही दस्तरखान, एक ही छत के नीचे रहते हुए ख़ानदानी हम आहंगी क्यों एक चैलेंज बन चुकी है? और ख़ानदानी ताल्लुकात में फ़ासले, इख्तलाफात और इत्तफ़ाक़ राय के मसाइल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में रिलेशन सैयद इजाज़ बुखारी साहब। बुखारी साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ऑनर्ड सर, शुक्रिया सर। एक ही घर में रहने के बावजूद वालिदैन और बच्चों के दरमियान सोच और रवैये का फासला होना, ये तो चले एक ठीक है, समझ आता है, सबकी डिफरेंट सोच होती है, लेकिन उस पर अड़ भी जाते हैं, उस पर जो स्टैंड ले लेते हैं ना, वो फिर बड़े मसाइल का बायस बनता है। ऐसा होता क्यों? मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं कि दौर जदीद में हम लोग चूँकि अब देख रहे हैं चीज़ों को, तो हम एक और एतबार से देख रहे हैं। होता यह है कि अज़ल से ये सिलसिला रहा है कि नई आने वाली नस्ल और जो पुरानी नस्ल होती है उनमें इख्तलाफ राय होता है। पहले तो इसको तस्लीम करें कि इख्तलाफ राय हुस्न होता है। अब प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है तर्ज इख्तलाफ राय पर, कि हमें किस तर्ज पर हम अपने इख्तलाफ राय लोगों के सामने रखते हैं, और वहीं पर सारे मसाइल आते हैं। जहाँ तक ज़िद का ताल्लुक है, बच्चा आपके साथ तब ज़िद करता है जब आप उसके साथ ज़िद करते हैं। अब जिसने ज़िद करने से हटाना है, अगर वो ज़िद पे आ जाएगा तो वो ज़िद करने से हटा तो नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं उसे रीइंफोर्स कर रहा होता है। हमारे वालिदैन को ये चाहिए कि जब कभी भी ज़िद का मामला आ जाए बच्चों का, तो ज़िद करने की बजाय दलाइल की तरफ जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि बच्चा आज का दलील रखता है, उसको दलील को पेश करने का जो तरीका है वो उसका बदतमीजी समझा जाता है। अब जब वो अपनी दलील को पेश कर रहे हैं और उसे कहा कि हुण तू सन दसेगा, तो उसके बाद उसे कहना तो चाहिए कि जनाब बता तो मैं ही आपको सकता हूँ, क्योंकि इस दौर का मैं हूँ, आप इस दौर के नहीं। और जब वो इस बात को समझते नहीं हैं तो वो कहते कि ये मेरी अना को ठेस पहुंची है, मेरी इज्जत में कमी आई है। तो जब एक शख्स ये सोच रहे ना किसी भी किस्म के रिश्ते में कि मेरी अना को ठेस पहुंची है, मेरी इज्जत में कमी आई है, उसके साथ तो कलाम ही नहीं हो सकता, क्योंकि कलाम के दरवाजे वो बंद करके बैठा हुआ है, वो सुन नहीं रहा है उस वक्त। वालिदैन को ये चाहिए कि अपने बच्चों को सुने, फिर सुने, फिर सुने, सुन सुन के
उन्हें सुनाना सिखाएं। कुछ इसके कि वो उन्हें वो एक जुमला बोलते हैं, ये उचकते हैं एक जुमला और वहीं से उनको सुनाना शुरू कर देते हैं। फिर साहब वो दस्तरखान पे आके कैसे एंगेज होगा, फिर वो तो बचता रहता है कि कहीं अब्बा की नजर ना मुझ पे पड़ जाए, कहीं अम्मा की ना पड़ जाए, क्योंकि ये नसीहत की तरफ उतर आएंगे। और बड़ा खूबसूरत किसी का एक शेर है कि मैं आज भी भूला नहीं आदाब जवानी, मैं आज भी औरों को नसीहत नहीं करता, क्योंकि जिस घड़ी आप नसीहत करने के लिए जाते हैं उसके नतायज क्या निकलते हैं। नसीहत कभी किसी को अच्छी नहीं लगती, कभी नहीं अच्छी लगती। अब तर्ज गुफ्तार को हमें देखना होगा कि हम किस तर्ज पर एक हकीकत को पेश कर रहे हैं, किसी के सामने क्यों ना सही। अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी बात को कबूल करे, पहले हम उसके किरदार को तो कबूल करें। अब मैं जब किसी को एक्सेप्ट करूंगा तो मैं उसे एक्सेप्ट करना सिखा सकता हूँ। बिल्कुल बुखारी साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ ऐसे आराम से कह दो तो शायद बच्चा मान भी लेता है, लेकिन अगर आपने जिद लगा ली है या फोर्सफुली कह रहे हैं ना, तो वो कहता है अब मेरे से करवा के बताओ। ये जिद होती है, मैंने ये करके दिखाना है। ऐसे ही होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा मेरी नेचर में भी है, मैं कहूँ कि मुझे प्यार से कह लें तो ठीक है, नहीं है तो फिर मैं कहती हूँ अब करवा के दिखाओ। तो ये वाकई एक आजकल की जनरेशन में, ये जनरेशन जी, यस, जनरेशन जी का अब देख रहे हैं डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर है और इतना कुछ हम देखते हैं। अब ये देखते हैं कितना मानती है, प्यार से कहा गया। मैं खिला दूंगा। डिजिटल दौर है, इतना ज़्यादा हम देखते हैं कि डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया पर। हर कोई इतना हाई क्लास लाइफस्टाइल, ये सब कुछ देखकर बच्चे डिस्ट्रैक्ट हैं, वो वालिदैन से फिर जाकर जिद लगाते हैं। ये कैसे फिर अब मैनेज किया देखिए, हम एक बात और माने जी कि जो हमारे चैलेंजेस थे उससे कहीं ज्यादा चैलेंजेस हमारे जेनजी के। जेनजी तो जो हम जिन चैलेंजेस को नहीं समझ पा रहे हैं वो उनसे जूझ रहा है जी। तो जब वो उन चैलेंजेस का वो शिकार है किसी न किसी एतबार पर, उसे तो और ज्यादा हमारी जरूरत है। हम एक उससे भी बड़ा चैलेंज बन के उसके सामने खड़े हो जाते हैं। वो पहले चैलेंज से नबर्द आजमा है जी, उसको वहां कुछ समझ नहीं आ रही, इधर से हम उसके सामने खड़े हो गए और फिर उसकी हालत यह है कि हर 10 सेकंड के बाद नई रील, एक नई कहानी। एग्जैक्टली। अब वो जो हर 10, 15, 20 सेकंड, 1 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर वो 15-20 कहानियां देख के बैठा है और उससे बड़ी कहानी उसकी जिंदगी में मौजूद है, माँ की सूरत में, बाप की सूरत में, बहन भाइयों की सूरत में। तो हम जब तक उसको समझने वाले नहीं बनेंगे, नहीं तो क्या होगा, हम अपने बच्चे खो देंगे। हमें पहले ये होता था कि हम एहतराम खौफ के साथ जोड़ के किसी न किसी तरह से काम चला लेते थे। बच्चा नहीं करता आजकल, वो हमें छोड़ देगा, वो यकीनन हमें छोड़ देगा। और बच्चे ये जब बाप से बच्चे बचना शुरू कर दें तो छोड़ ही तो रहे होते हैं कि अब्बा के सामने ना ही आए, अम्मा के सामने ना ही आए। लेकिन जिस तरह अटैच हो रहे होते हैं वो बड़ी तेजी से हो रहे हैं, क्योंकि देखिए उनके पास देखने को इतना कुछ है। और वो ये है कि उधर भी हम समझते हैं कि बच्चा जो है वो शायद बच्चे के हवाले दुनिया हुई है। यानी ये अब बुखारी साहब वो असूल नहीं चलेगा कि आप अपनी मदर के सामने आपने कोई बात कर दी है तो वो आपको कहें कि जी बड़ों के सामने बात करते हो और फ्लाइंग चप्पल आ रही हो तो नहीं अब ये दौर फ्लाइंग वाला काम मामला वो नहीं रहा है। अब तो माँ बाप डरते हैं बच्चों को मारते हुए या आगे से बात करते हैं। देखिए वो खौफजदा क्यों है, चूंकि दलील नहीं है। ये दलील, यही बेहतरीन वक्त है कि आप दलील से बात करें। आप उनसे बात, मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ, मैं कहता हूँ जब आपका बच्चा कहते हैं मैंने कहीं भी जाना है या कोई भी काम करना है, उसे कहते 3 से 5 दलाइल इसके लिख कर ले आओ पैराग्राफ की सूरत में, हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसको पता तो होगा ना। अब बच्चे ने एक जुमला बोला कि अब्बा मैंने मरी जाना है, उसने कहते नहीं जाना है, अब ये कोई दलील थोड़ी है जी। अब उसके सामने वो कहे, उसे तरीका ये समझाएं कि साहब तुमने मरी जाने तो मरी जाने के फायदे लिख कर ले आ। वो जब लिख कर लाएगा उसका जहन जाएगा, वो सोचेगा, वो बात करेगा, उससे कलाम करना आएगा। और दूसरा, हम अगर ये कहें कि बच्चे को, ये बड़ों को, किसी को भी हम डाइनिंग टेबल सर बड़ी शानदार जगह होती है, वहां पर बैठ के उसे कहें कि आप बात करें और बाकी सारे तवज्जो से आपकी बात को सुने। और फिर एक साहब बैठे जो ध्यान रखें कि तवज्जो से सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा है। जो ही वो कलाम उन तक पहुंचे, फिर उसके बाद के इसके ऊपर किसी ने राय देने तो आप राय दीजिए। और वो मॉडरेटर आज के टॉक शो वाला मॉडरेटर ना बने वहां बैठा, क्योंकि वो तो लड़ाने के लिए बैठा होता है ना जी। तो आज के टॉक शो वाला मॉडरेटर ना बने, बल्कि वो इस तरह का किरदार अदा करने वाला इंसान बने कि जिसका काम ये कि सबको सुन के सुनवाना भी और फिर बताना। बुखारी साहब, ये जो इत्तेफाक राय पैदा करने का, आप जिद कह लें, जुनून कह लें, खप्त भी कह लें, ये कितना खतरनाक होता है? क्योंकि कोशिश की जाती है सबकी जानिब से कि जनाब जो मेरा नुक्ता है ना, सारे उस पर एग्री कर जाएं, सारे उस पर इत्तेफाक कर जाएं। एक तो ये हो नहीं सकता, ये ठीक ही नहीं है ना कि ये तकाज़ा ही ठीक नहीं है जी। देखना, अगर मैं कहूं कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा सारे कर लें, तो पहले तो मैं देखूं कि क्या जो मैं चाहता हूं मैं वो कर सकता हूं। ठीक। देखिए, बेअमल आदमी दूसरों को ज्यादा दावत दे रहा होता है, बाअमल जो होता है उसे दावत देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो चलती फिरती दावत होती है।
True. जी। और देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ने 40 बरस किसी को नहीं कहा ऐसा करो और ऐसा मत करो। सही। वो ऐसा करते गए कि देखने वाले कहते थे आप जो कहेंगे वो जो सच होगा। कहेंगे भाई। तो हमने तो सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखना है कि जो हम अमल करते हैं उसी से नसीहतों की बजाय किरदार और अमल से। अच्छा, बुखारी साहब एक ये भी चीज़ होती है कि घर में अगर कोई बड़ा बच्चा है तो हमेशा छोटे बच्चे को उसका हवाला दे, तुम्हारे भाई ने तो देखो ऐसे किया था, तुम्हारी बहन ने तो ऐसे किया था। अब उसके अकॉर्डिंग वैसे खुद को ढालना, हर बच्चे की नेचर डिफरेंट होती है, ये बड़ा क्लैश आता मैं है। आपसे अर्ज करूं सबसे ज्यादा खतरनाक घर के अंदर ये कंपैरिजन। यस। देखिए उज़ैर मियाँ, कंपैरिजन ये होता है कि आपके कल का आपके आज के साथ कंपैरिजन, आपके कल का आपके आज के साथ कंपैरिजन हो, माहम जी के कल का उनके आज के साथ कंपैरिजन हो, कुजा इसके कि आपका आपस में कंपैरिजन शुरू कर दें। जी। ये तो कंपैरिजन की डेफिनेशन के खिलाफ। फिर आप जब किसी को किसी के म्यार के साथ जोड़ देते हैं तो उसके साथ आपका रिश्ता मोहब्बत वाला तो नहीं हो सकता। जी। अब सिबलिंग राइवलरी कहाँ से आती है? वो यहीं से आती है। कजन्स के साथ कह दिया कि साहब उसके नंबर इतने आए और तुम्हारे इतने नहीं आए, तो वो कजन सारी जिंदगी नफरत वाले रिश्ते में परो दिया जाएगा। और परोने वाले कौन है? खैर खा। खैर वो खाला होगी, माँ होगी, बाप होगा, भाई होगा, बहन होगी। ये लोग जो किरदार अदा करें, चूंकि प्रॉब्लम ये है, मैंने इसके ऊपर लिखा था एक आर्टिकल कि नॉट ट्रेन्ड टू बी ट्रेन्ड। हमारी उतनी ही तरबियत नहीं हुई कि हमारी तरबियत की जा सके, क्योंकि उसके लिए भी तरबियत की जरूरत है जनाब। बिल्कुल। तो ये जो बिना तरबियत के तरबियत करना है ये कितना खतरनाक हो सकता है? बहुत सर, उसको तो भुगत रहे हम, उसी को तो भुगत रहे हैं। ये जितना कुछ हो रहा है इदारों में भी ये हो रहा है। मैं यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर के साथ बात करता हूँ, मैंने कहता हूँ आप मुहक्किक हैं, मुदर्रिस नहीं हैं, आप रिसर्चर हैं, आप टीचर नहीं हैं। आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री तो आ गई है, टीचिंग एक और आर्ट है, और वो नहीं आता, उसका नतीजा आप देख लें इदारों में क्या हो रहा है। अच्छा, अब वालिदैन की सोच कितनी चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ अवेयरनेस ही नहीं है, वालिदैन की भी ट्रेनिंग नहीं होती। माँ बाप समझते हैं हमने पैदा कर लिया, बस ये हमारी जागीर है, हम बस जैसे कहेंगे वही ठीक है और हम अकले कुल हैं, और वाकई वो बच्चा फिर अंडरस्टैंड ही और नहीं आज की औलाद कहती है मैंने तो नहीं कहा था मुझे पैदा कर। ये रियलिटी है। हर या दौर आपने की हमारे औलाद- लिए किया क्या है? हाँ, और हर दौर की औलाद ये दोनों जुमले बोलती रही, औलाद बोलती रही, हमने तो नहीं कहा था और पैदा करके। मैं आपको यहाँ पर माहम जी एक बात अर्ज करूँ, मेरी नस्ल है ना, तो जवाब तो साहब मैंने देना है, जी। और अगर वो खराब होगी तो उसको भुगतना भी मैंने मैंने है। है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं अपने आप को अक्ले कुल समझ के बैठा हूँ। उसके साथ अगला प्रॉब्लम क्या है कि स्कूल जो है साहब वो भी क्या कर रहा है। अगर आपके पास वक्त है तो मैं एक थोड़ी जी, बात जी, आपसे जी, करूँ। जी जरूर। सवेरे 6 साढ़े 6 बजे उज़ैर मियाँ एक बच्चे को वैन वाले अंकल उठाते हैं, जी। 1 घंटा घुमा घुमा के कुछ 7:30 8 बजे करीब उसे स्कूल छोड़ते हैं। वहाँ 7 पढ़े लिखे लोग की वो गिरफ्त में चला जाता है। जी। वो साहब क्या, सवेरे एक उस्ताद साहब आए, उन्होंने उसके दिमाग का डब्बा खोला, उसमें बायोलॉजी भरी आधा घंटा। अभी वो बायोलॉजी प्रोसेस नहीं हुई, मैथ वाले आ गए, जी। फिर वो प्रोसेस नहीं हुई। इस तरह उसकी कहानी को 1:30 बजे के करीब 2 बजे खत्म हुई। फिर वैन मेरे अंकल ने घुमाया, वो जो पहले इतना घुमा हुआ। जब वो घर पहुंचा तो कारी साहब पहले तशरीफ फरमा थे। बिल्कुल। वहाँ गेटअप चेंज किया, कारी साहब के हुजूर पेश हुआ। वहां से वो निकला तो अकेडमी नहीं जाना तू। हाँ जी। वो 8 बजे नुचड़ा हुआ घर वापस आया, और बेगम साहबा ने कहा साहब बहादुर से तुसी भी पूछ लिया करो की कर रहे। जी। और वो बीवी के आगे सुरखरू होने के चक्कर में कहते हैं ले आओ बस्ता। जी। 9 बजे तक वो नुचड़ा हुआ जाता है, नुचड़ा हुआ उसके साथ हो क्या रहा है, और नताइज उसके फिर ये नहीं निकलेंगे तो और क्या निकले। जी। उसको कहीं सोचने को तो देखिए मौका मिला कि नहीं। बड़ी परफेक्ट बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल। और बुखारी साहब एक तो ये चीज़ है, दूसरी तरफ ये भी है कि जनरेशन जी अब उस तरह से शायद वालिदैन भी समझ रहे हैं कि फ्रेंडली होना बहुत ज़रूरी है, बच्चों के साथ दोस्त बन जाएं। वो दोस्त बनते बनते शायद ताल्लुक इतना कैजुअल हो गया कि कहते हैं यार पापा आपको क्या पता है, यार मामा आप ऐसे क्यों करती हैं। हालांकि दीन इस्लाम ये नाफरमानी बहुत से मना normal करता है वालिदैन देखिए की। इसमें नाफरमानी नहीं है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने जो पढ़ा सुना है वो बच्चों के साथ दौड़ नहीं ये तक लगाते सब्जेक्ट हैं। और है, मैं वैसे बात करूं नाफरमानी को बड़ा इजी लेते हैं, कैजुअल लेते हैं। Casual असल में देखिए नाफरमानी वाले कॉन्सेप्ट को भी तो समझने की जरूरत है। अब देखिए आप हक पर हों और अगले को आप कहेंगे साहब मैं हक पर हूं और आप उससे इधर हो रहे हैं, वो नाफरमानी थोड़ी है। नाफरमानी थोड़ी। जी वो जी नाफरमानी तो जिस चीज का मुझे इल्म है और आपको इल्म नहीं है, वो नाफरमानी कहाँ से होगी। जी जी। तो तर्जे इजहार राय पे गौर करने की जरूरत है। उसकी तरबियत ज़ाहिर इदारों की सूरत में हो रही है और होती भी रही। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने बहुत बुखारी शुक्रिया साहब, आपका, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और यकीनी तौर पर वालिदैन को भी समझने की ज़रूरत है, इदारों को समझने की ज़रूरत है, और अगर सब बैठ कर मिलकर कोई हल निकाल सकें अपनी अपनी राय देकर, इख्तिलाफ राय को जी, बर्दाश्त करें और बर्दाश्त करें। जनाब इख्तिलाफ आपने करना भी है प्यार तो बड़े से अच्छे समझाएं। तरीके से जी। करें, इत्तेफाक राय पैदा करने की कोशिश मत करें। ब्रेक शामिल करते हैं, स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। और यकीनन अब आप जानना चाह रहे होंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का यानी आपके अपने अपने शहर का दर्जा हरारत क्या है, मौसम आज किस तरह का रहेगा, कम अज़ कम दर्जा हरारत क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ताकि आप अपने मामूलात को तरतीब दे सके। तो जनाब इंतज़ार खत्म हुआ। ओवर टू यू माहम, बताइए चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल रही। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब और बालाई सिंध के मैदानी इलाकों में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर हम देख रहे हैं वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित का टेम्परेचर देख लेते हैं। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 5 और कम से कम -4 डिग्री तक गिरने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 0 और कम से कम -7 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहेगा। अगर बात करें आज़ाद कश्मीर के मौसम की, तो यहाँ पर मौसम शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहने का इम्कान है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का रुख करते हैं। मुजफ्फराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 15 और कम से कम 4 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा पारा हम देख रहे हैं 8 और कम से कम -5 डिग्री रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सुबह के औकात में दरमियानी से शदीद धुंध छाए रहने की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करेंगे मेज़बानों की धरती खैबर पख्तूनख्वा का मौसम। यहाँ पर सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शिमाली अजला में शदीद सर्द रहेगा। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर की बात करते हैं। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 20 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करें, जिसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 6 और कम से कम -3 डिग्री तक गिरने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चित्राल, सवात, दीर, कोहिस्तान, एबटाबाद और गिरदोनवाह में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। और अब बात कर लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के मौसम की। पंजाब में हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 18 और कम से कम 7 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि शहर बेमिसाल इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 20 और कम से कम 6 डिग्री रहने की तवक्को है। औलिया के शहर मुल्तान का जिक्र हो जाए, मुल्तान में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 21 और कम से कम 8 डिग्री रहने का इम्कान है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मौसम शदीद सर्द और मतला अब्र आलूद रहेगा, जबकि जहलुम, नारोवाल, ओकाड़ा, पाकपतन और रहीम यार खान में धुंध छाए रहने का इम्कान है। और अब बात कर लेते हैं बलोचिस्तान के मौसम की। बलोचिस्तान में हम देख रहे हैं शिमाली अजला में मौसम शदीद सर्द हो गया है। कोयटा का रुख करें तो कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 12 और कम से कम 2 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। और आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे वादी मेहरान यानी कि सूबा सिंध का मौसम, जहां अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। शहर कायद कराची का रुख करते हैं। कराची में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर है 27 और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान है, जबकि हैदराबाद में ज़्यादा से ज़्यादा पारा है 26 और कम से कम 14 डिग्री रहने की तवक्को है। जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर अजला सखर, लाड़काना, जैकबाबाद, दादू और शिकारपुर में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने का इम्कान है। नाज़रीन, बदलते मौसम का हाल आपने जाना। अब दफातर में काम करने के हवाले से भी बात हो जाए, जहाँ पर काम करने का अंदाज बहुत तेज़ी से बदलता जा रहा है। जहाँ कभी फाइलें, कंप्यूटर और ईमेल बड़ा इनकलाब समझे जाते थे, आज वहाँ पर हम देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नई हकीकत बन चुकी है। कुछ इदारों के लिए AI तरक्की, रफ्तार और मुनाफे की अलामत है, तो वहीं बहुत से मुलाजिमीन इसे अपने मुस्तकबिल के लिए ख़तरा भी समझ रहे हैं। ऐसे ही है, और ये जो नया इनकलाब है या ये खामोश बहरान है। और सबसे अहम बात यह है कि क्या इदारे AI अपनाने से पहले अपने मुलाजमीन को ज़हनी और अमली तौर पर तैयार कर रहे हैं
पेशा वराना दुनिया में एआई का असल किरदार क्या है और इस बदलते मंजरनामे में मुलाजमीन और इदारों को क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए, इसी पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर रज़ा साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके नज़दीक दफातर में ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये कितना फ़ायदेमंद है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच कि आपने अपॉर्चुनिटी दी उज़ैर एंड माहम, थैंक यू। देखिए जो एआई है इससे आपको दोस्ती करनी पड़ेगी, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। अभी उज़ैर मैं आ रहा था रास्ते में तो बहुत ज़्यादा फॉग थी, उठा सुबह तो ज़रा तबीयत भी थोड़ी नासाज थी, फिर बेगम से थोड़ी ज़रा नाराज़गी भी होगी, तो मैंने एआई को कहा कि यार ये सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए। तो एआई ने कहा कि यार आप कोई बुक जो है वो पढ़ सकते हैं, कोई सॉन्ग है वो सुन सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं कौन सा सॉन्ग सुन सकता हूँ, बेगम से भी नाराज़गी हुई है, मौसम भी थोड़ा सा ऐसा है, तो बताइए। तो एआई ने मुझे कहा कि आप सॉन्ग सुने, कुछ कुछ होता है। वाह वाह वाह। तो उसने कहा कि यार आप ये सॉन्ग सुनिए, आपका मूड जो है ना वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने फ़ौरन से वो सॉन्ग लगाया तो मूड मेरा ठीक हो गया। तो एआई को अब आपको दोस्त बनाना पड़ेगा। अब आ जाए जो आपका सवाल है कि जी कि जो इदारे हैं इस तरह से। अच्छा उज़ैर, अभी रिसेंट पास में मैं एक रियल टाइम सिनेरियो शेयर करना चाहूँगा कि मैं एक साहब के पास गया, आई एम वर्किंग एज ए कंसल्टेंट, ए कॉर्पोरेट ट्रेनर। तो हमने उनको कहा कि आपके इदारे में ना अब नई सिस्टम्स आने चाहिए, एआई की टेक्नोलॉजी है, ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करें, इस तरह से ना आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो उनका आगे से जवाब था, क्योंकि ज़रा वो ओल्ड एज है, तो उनका आगे से जवाब था, तुम्हारा दिमाग ठीक है, मतलब तुम चाहते हो कि हम नए सिस्टम ले आएँ, एआई ले आएँ और जो मेरे पुराने मुलाजमीन हैं उनको हम निकाल दें। आप देखें कि मुलाजमीन ने, जो पुराने मुलाजमीन हैं जो कि ओल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, तो उन्होंने ऊपर सेठ साहब के भी कान में ये डाला हुआ है कि यार एआई जो है ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है और ऐसे ही रहेगा एआई। लेकिन आगे चल के जैसे भी हो, आज तो उन्होंने बात नहीं मानी, आगे चल के उनको एआई को अडॉप्ट जो है ना करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं जो हमारे मुलाजमीन हैं। अच्छा, मुलाजमीन के भी बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मैं एक रियल टाइम सिनेरियो बताऊंगा। एक हमारे दोस्त हैं, वो एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हैं, तो उनका कोड आपको पता है, कोड जो डेवलपर्स हैं वो कोडिंग करते हैं। तो उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर हाउस में ये कहा कि अब जो कोडिंग होगी ना वो एआई से होगी, मतलब डेवलपर्स कोडिंग एआई से। उन्होंने कहा ठीक है जी, हम एआई यूज़ करेंगे, सबको ये वो सारा। अब एक डेवलपर आया, वो कोड करके उनके पास एक प्रोजेक्ट मैनेजर के पास लेकर आया कोड के, जी देखें जी मैंने कोडिंग कर ली है। अब वो कोडिंग गलत थी, एआई आपको बना के दे, लेकिन आपने खुद देखना है। अच्छा, वो अब आपके कह रहा है कि देखें जी आपने कहा था कि एआई से काम करवाना है, हमने एआई से काम करवाया, ये गलत किया है, तो एआई ने गलत किया है, हमने गलत नहीं किया। लेकिन एआई आपको हेल्प और सपोर्ट कर सकता है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपने देखनी है। आपने बिल्कुल वजह फरमाया स्टार्ट में कि ये एक इनकलाब है, लेकिन अगर ये बगैर प्लानिंग के किया जाए तो ये बहरान बन सकता है और कई जगहों पे ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। असल क्या मुस्तकबिल के अंदर एआई बिल्कुल ही मुलाजमतों के खात्मे का बायस बनेगा या फिर कम हो जाएगा? मतलब अगर 10 लोगों से काम चल रहा है तो फिर वही काम 2 लोग सर अंजाम दे रहे होंगे एआई की हेल्प के साथ। अच्छा यार, सबसे पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं कि बिल्कुल भी एआई से डरने की ज़रूरत नहीं है। इससे दोस्ती कीजिए, इसको अपनाइए और इसको सीखिए, ताकि आप लोगों की अपने स्किल सेट के ऊपर जो है वो बेहतर तरीके से काम हो सके। तो जो बहुत सारे हमारे ऐसे मुलाजमीन हैं जिनके जहन में ये पड़ गया है कि यार एआई आ गया है तो हमारी जॉब चली जाएंगी जॉब्स, अगर आप एआई सीखेंगे नहीं तो आपको एआई को सीखना। अब जैसे एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जो कि मुझे लगता है कि फ्यूचर में शायद अगर एआई ना सीखे तो हो सकता है उनके लिए प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास, क्योंकि मैं एचआर कंसल्टेंट भी हूँ, तो हमारे पास जो सीवीज आजकल आ रहे हैं वो ग्राफिक डिजाइनर्स के बहुत आ रहे हैं। हर बंदा जो है वो अपना सीवी भेज रहा है कि यार मुझे जॉब दे दो, इस तरह की चीज़ें। तो ग्राफिक डिजाइनर्स को चाहिए कि वो भी तरह देखें अपने आप को, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो लेटेस्ट एआई के जो टूल्स हैं उनको वे अडॉप्ट करें। कंटेंट जो राइटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, इनकी जो जॉब्स हैं मुझे लगता है खतरे में है अगर ये एआई। अच्छा हसन, आपने ये कहा है ना कि कंटेंट की जॉब जो है वो खतरे में है। एआई पे हम मुकम्मल तौर पर रिलाई भी नहीं कर सकते, वो कहीं ना कहीं उसको जैसे हम डिक्टेट करेंगे वो वैसे रिस्पॉन्ड करता है और समटाइम्स बहुत गलत भी करता है। एक ऐसे ही मेरी नज़रों से वाक़या गुजरा है कि उसको हमने स्किन बोला तो उसने लिखा कि चमड़ा। तो अब स्किन और चमड़े में बहुत फ़र्क है, तो वो एआई उस तरह से मुकम्मल रिलायबल भी नहीं है। देखिए ना, वो किसी ने एक बड़ा खूब कहा ना, उसने कहा कि
AII, तो अब AI आ गया है तो सही। हमें उसको प्रिपेयर करना है। तो बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब हम देख रहे होते हैं तो हमने उसको ना वेरीफाई भी करना है, हमने उसको देखना भी है। जैसे वो कहते हैं ना कि नकल के लिए अक्ल की ज़रूरत होती है, तो जब आप इस तरह की वहाँ से ले तो आप आंखें बंद करके उसको एक दफ़ा ना कर लें, एक दफ़ा वेरीफाई करें। और एक टूल्स नहीं, 2-3 कितने टूल्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से वेरीफाई करके इन चीज़ों को सही। देख के तो जो है वो आप करें। अब जो मुलाजमीन हैं हमारे यहाँ पे, अच्छा उनके ज़हन में एक डर बैठ गया, खौफ बैठ गया कि यार देखो ना, मैंने अगर मेरी तो जॉब चली जाएगी अगर ये सिस्टम आगे इस तरह से। ऐसे नहीं है, अगर आप वो टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, जैसे जेन ज़ी की अगर हम बात कर लें, द जेन ज़ी इज़ डूइंग एन अमेजिंग, आई मीन जेन ज़ी तो कमाल ही करें ना। तो वो टेक को जितने भी हमारे जो बच्चे नए आते हैं, आप देखें किसी भी इदारे में जब नए जेन ज़ी आते हैं तो वो सारे टेक से हैं, वो सब अपना काम जो है टेक्नोलॉजी से करते हैं। अब प्रॉब्लम किसको है? जेन एक्स, जेन वाई, क्योंकि वो उसी तरह से चल रहे हैं। अब आप मैं इदारे का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जब मैं उस इदारे में गया तो वो फाइलों पे काम, अभी भी मैं देख रहा था यार वो फाइलों पे काम करते हैं। वो कहते हैं जी प्रिंट निकाल कर आप ले आए, जो है हम उसी पे फाइलों पे करेंगे। लेकिन अब वो सिस्टम ही चेंज हो गया, तो वी नीड टू चेंज विद द चेंजिंग डायनामिक्स। अगर आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो फिर AI आपके लिए जो है ना यानी कि problem चेंज create के लिए कर सकता है। कितना प्रिपेयर होने की जरूरत है? आपको AI को प्रॉम्प्ट भी तो करना आना चाहिए, आपको उससे काम भी तो लेना आना चाहिए। जैसे माम ने भी एक मिसाल दी है, ये कितना जरूरी है और इसके लिए कितनी ट्रेनिंग होनी चाहिए? देखिए हर इदारे को ये चाहिए कि वो चाहे वो टेक का इदारा है या नॉन टेक का इदारा है, वो AI के ऊपर उसने आना ही आना है। ठीक। आज कल परसों जब भी कई सालों के बाद तो ये करना है। तो आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए AI के टूल्स और AI के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है ना ट्रेनिंग सेशन रखें। जैसे मैं अभी रिसेंट पास में एक जगह एक ऑर्गेनाइजेशन में गया, तो उन्होंने पाकिस्तान में एक पोजीशन लगाई एक ऑर्गेनाइजेशन में, वो है चीफ AI ऑफिसर। आप देखें ना, वो चीफ AI ऑफिसर लेकर आ रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि यार हमारा इदारा जो है उसका कल्चर चेंज हो, हमारे इदारा जो है वो लोग जो है वो टेक्नोलॉजी को लेकर आए। तो ये 100% आपको करना पड़ेगा। सही। अच्छा, जिस तरह से वैसे आप कह रहे हैं, इस तरह से मेरिट का भी समहाउ इस्तेहसाल है। एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो एक पूरी स्टडी करके आता है और फिर वो एक्सपीरियंस के साथ वो उस तरह से डिज़ाइनिंग करता है, और मैं बैठूं और मैं प्रॉम्प्ट करूं कि मुझे ये डिज़ाइन करके दे दो, तो वो तो डिज़ाइन बन गया। तो मेरिट फिर कहाँ रहा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मैं इससे भी लिंक करता हूँ। जैसे आप देखें ना, बहुत सारे जो हमारे इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, मुझे याद आ गया, अब आने वाले टाइम में ना बॉसेस जो है ना, आपको मैं ये बताऊँ, वो AI से पूछेंगे कि यार मैंने इस बंदे को रखना है कि नहीं रखना, मैंने इसको प्रमोट करना है कि नहीं करना, यार उज़ैर की इस साल सैलरी बढ़ानी है कि नहीं बढ़ानी, अगला शो देना है कि नहीं देना। मतलब वो AI से अब इतने ज्यादा क्लोज हो चुकी है। तो गलत प्रॉम्प्ट ना करे, कहे कि मैं उज़ैर की सैलरी बढ़ा रहा हूँ, फिर खुद ही बता। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि वहाँ पर आप जब जाके सिचुएशन बताते हैं ना उनको, जितने हमारे अभी बॉसेस हैं, वो जाके सारी सिचुएशन बताते हैं कि देखो जी ये प्रॉब्लम चल रहा है, मुझे बताओ, मैं गाइड करो। तो वो अभी गलत प्रॉम्प्ट अगर दे दें आप, तो वो गलत तरीके से बता देगा कि यार ये सिचुएशन इस तरह से। तो यस, प्रॉम्प्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रॉम्प्ट देने के लिए भी बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी AI के जो टूल्स हैं वो अवेलेबल है। जैसे मुझे याद है कि कॉपबाई प्रॉम्प्ट करके एक वेबसाइट है, वहाँ से वो प्रॉम्प्ट देना सिखाती है कि यार ये आपका प्रॉम्प्ट है, तो आप उसको लेके चले। अब आप अच्छा। सवाल की तरफ आते हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनर का आपने बोला। देखिए ग्राफिक डिज़ाइनर तो वो बन गया, आ गया, लेकिन जब हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, वही समझते हैं यार कि आई एम वी आर मिस्टर नो ऑल, भाई मुझे जो आता है ना कि ये सारी चीज़ें हैं। तो उन्होंने लेटेस्ट जो टूल्स हैं, जो AI के टूल्स हैं, उसको अडॉप्ट करना ज़रूरी है। अब आप बैठी और आपने प्रॉम्प्ट दिया कि जी मुझे ये पोस्टर बनाना है, मुझे एक फ्लायर बनाना है, इस तरह से ऐसे विद इन 30 सेकेंड्स वो टूल्स हैं, VO3 अवेलेबल है, नैनो हैं, बाकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप कैसे बना के दे देता है। तो अगर आप लेटेस्ट टूल्स इस्तेमाल नहीं करेगा ग्राफिक डिज़ाइनर, तो फिर तो उसकी जॉब रह जाएगी। तो हसन, स्किल अपग्रेडेशन पे लोग बड़ा काम करते थे, कोर्सेज किया करते थे, तो लगता है कि अब वो नहीं, अब सिर्फ AI की तरफ ही जाना होगा और ये देखना होगा कि जनाब AI से आप कितना अच्छा और खूबसूरती से काम ले सकते हैं। हाँ ऐसा ही है, आप वजह फरमा रहे हैं। और वैसे बाय द वे बहुत सारे बड़े बड़े इदारों में AI के अपने कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जो कि AI टूल्स के ऊपर, AI कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लोग कराते हैं। और बहुत सारे हमारे यहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का इदारा है, उन्होंने डिजिटल की कैंपेन चलाई कि उन्होंने कहा कि हम ऑर्गेनाइजेशन को डिजिटल HR हम बनाएंगे। और उन्होंने फिर, जैसे मैं रीसेंट पास की एग्जांपल दूंगा कि उन्होंने क्या किया, जब हायरिंग के दौरान उन्होंने कोई इंटरव्यूज़ नहीं लिए। उन्होंने कहा यार हम बच्चों को ना गेम्स खिलाएंगे। वो गेमिफिकेशन के थ्रू उन्होंने जो है वो हायरिंग का सारा प्रोसेस अपना किया
इदारों ने अपने आप को चेंज किया, क्योंकि उनको पता है यार कि जो अभी जेन जी या जेन अल्फा आ रही है ना, वो दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो इंटरव्यू के लिए उनको यार वो दे वांट कि यार हमें, उन्होंने गेम्स खिलाई, उनको गेम्स खिलाने के बाद पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट किए, ये सारी चीज़ें किए, तो उसके बाद उन्होंने उनको ऑन बोर्ड किया। सही। अच्छा हसन, वैसे जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जेन जी या अल्फा या बीटा यही लोग फिर सरवाइव करेंगे, पैसे कमाएंगे, तो जो पिछली वाली जनरेशन वो घर बैठेगी। देखिए जो पिछले वाली जनरेशन है ना, वो वैसे आपको इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता दूं, मेरी वालदा जो है वो ऑलमोस्ट 60 इयर्स, तो वो ना उनको हमने एक दफ़ा ना एक उनकी जो पिक्चर थी ना वो नैनो उससे बना के ना उनको दी, तो वो उनको बड़ी पसंद आई। तो उन्होंने कहा ज़रा मुझे बताओ ये कैसे होती है, कि कुछ आपको होता है मेमोरीज होती हैं तो चीज़ें। तो उन्होंने क्या कि मेरे फादर की और अपनी जो पिक्चर है वो साथ लगाई उसी के थ्रू। अब वो क्या करती हैं, वो नानो की पिक्चर है उसकी पिक्चर वो बना के वहाँ से वो करती हैं। तो यस, जब हम बड़ों को इंटरेस्ट बताते हैं कि उनके मुताबिक उनका इंटरेस्ट और वही टूल्स जब आप उनको दिखाते हैं तो फिर वो लोग लेते हैं। लेकिन जेन अल्फा, जेन जी और ये बीटा बाकी आ रही है, इसमें तो पैसे वो लोग कमाएंगे, लेकिन जो हमारे बड़े लोग हैं, जो सीनियर हैं हमारे, वो लोग भी अब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमारा गुजारा नहीं होगा। चलो ये हसन दफातर के काम तो इससे चलाए जा सकते हैं, लेकिन जो अदीब, शायर, तख्लीकी लोग पैदा किए थे, गौर फिक्र से थे, अपने मुशाहिदे से थे। अब कुरान हकीम भी गौर फिक्र का कहता है, अगर आप बिल्कुल ये एआई पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन आप बिल्कुल ही डिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद गौर फिक्र करना छोड़ देते हैं, दिमाग को जहमत कम देते हैं, तो फिर क्या होगा? नहीं, आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। क्रिएटिविटी जो है समहाउ 100% एग्री, वो मिस है, और लोग जो हैं वो अपने जहन से सोचते उस तरह से नहीं है जिस तरह वो पहले सोचते थे। ये डिपेंडेंट बहुत हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हैं। जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ, हम एक सर्कल में बैठे हुए थे। आप डिफरेंट एचआरस को ये भी कहते हैं ट्रेनिंग में कि जनाब को थोड़ा क्रिएटिव बंदा भी देखें, ये टूल चलाने ठीक है, कीबोर्ड वॉरियर तो हैं आपके पास, लेकिन कोई जरा क्रिएटिव भी देखें। 100% होना चाहिए। देखो ना, इट्स नॉट अबाउट एआई, इट्स ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप बंदा भी लेकर आते हैं। उस तरह से मैं भी आपको ये बता रहा था कि इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि अगर बीवी का भी मूड खराब है तो आप यही से पूछ रहे हैं कि यार मैं क्या एक्टिविटी करूं, कि क्या चीज़ें ऐसी हों कि मुझे बताओ कि कैसे वो ठीक हो जाए। यानी हमने खुद से सोचना जो है ना, आप बीवी से पूछ रहे हैं कि मूड खराब हो गया, एआई से पूछ रहे हैं मूड खराब हो गया बीवी की वजह से, बीवी पूछ रही है मेरा नसीब खराब हो गया शौहर की वजह से। अच्छा, ये भी देखना पड़ेगा कि प्रॉम्प्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। बीवी फिर जाके एआई से पूछ रही है कि अब मेरे शौहर का ये प्रॉब्लम हुआ है। नहीं, अपने रिलेशनशिप्स को एआई के साथ डिस्कस मत करें। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और ये बड़ा मसला भी क्रिएट कर सकता है एआई। मेडिकल कंडीशंस में बिल्कुल भी रिलाई मत करें मेडिसिन के हवाले से। अक्सर मैंने माओ को देखा है वो बच्चों के मेडिसिन के हवाले से जाकर एआई से पूछती हैं कि क्या ये मेरे बच्चे के लिए ठीक है या 2 साल के बच्चे के लिए ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। एआई को आप जैसे प्रॉम्प्ट करेंगे, जैसे कि हम पहले भी कह रहे थे, और इस तरह ये एक और वाकया भी हुआ था कि मेरी एक सहेली थी जिसने रिज़ाइन करना था, तो अब रिज़ाइन करते वक्त आप कोई मतलब वक्त लेते हैं, शायद माइट बी पॉसिबल उसका मूड बदल जाता, वो नौकरी से रिजाइन ना करती, लेकिन एआई जो है वो सेकंड्स में आपको रेजिग्नेशन रिजाइन कर दे, सब कुछ लिखकर तो रिजाइन कर दिया। तो ये तो बड़ी वैसे ये है कि सोचने का मौका मिलना चाहिए, सोच के गौर व फिक्र करके फिर आप कोई अमली काम करे। बिल्कुल एआई पे रिलाई करना बड़ा खतरनाक हो सकता है। और अगर देखा जाए तो क्रिएटिविटी का तो जनाब आप कोई मुतबादल निकाल ही नहीं सकते। जो आपकी अपनी तख्लीकी सोच है वो एक और चीज़ है जो कि कुदरत की तरफ से और आपको खुदा अता का वास्ता करता है। अपने दुख एआई से मत पूछें, एआई ने कुछ नहीं कहना। एआई ने ये भी लिख देना, अबे चल तू तो देवदास है मेरे साथ ऐसा हुआ है तो ये मत करें। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम में अब कुछ कार्स की बातें हो जाएं। 2026 का आगाज़ ऑटो इंडस्ट्री में बोझाल लेकर आया है। गाड़ी खरीदने के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए एक से बढ़कर एक सरप्राइज़ है, जहां एक तरफ जेको J5 ने करोला की कीमत में हाइब्रिड SUV को मार्केट जो है वो हम देख रहे हैं हिला दी है। वहीं चंगान ने अपनी ओशन X7 को जो हम देख रहे हैं उसकी कीमत जो है वो कम कर दी है। कीमत जो है लाखों रुपए कम हुई है। और ये मुकाबला अब सिर्फ कीमत का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का भी है, फीचर्स का भी है। पाकिस्तान में पहली बार 7 सीटर प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां मुतारिफ हो रही हैं। तो क्या ये इस बात का इशारा है कि अब सारिफीन रिवायती गाड़ियों की बजाय जदीद और कम फ्यूल खर्च करने वाली गाड़ियों की तरफ जा रहे हैं? और हम देख रहे हैं कि जनाब सेडान का जो कल्चर है वो अब कम होता जा रहा है। तो क्या गाड़ियों की कीमतें मजीद गिरने वाली हैं? ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डीलर और ऑटो एक्सपर्ट सोलिया हसन साहिबा। सोलिया साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये मार्केट में अचानक इतनी बड़ी तब्दीली क्यों आई है कि कंपनियां ना सिर्फ लाखों रुपए की कीमतें कम कर रही हैं बल्कि
हाइब्रिड ऑप्शंस भी सस्ते दामों दे रही हैं और फिर जनाब आपको इंस्टॉलमेंट में भी बैंक्स के जरिए भी बड़ी अच्छी जो है सहूलियात दी जा रही। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच फॉर द वालेकुम अपॉर्चुनिटी कि आपने मुझे बुलाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, इससे पहले तक जो मार्केट थी ना ऑटोमोबाइल की, वो एकदम से स्लम में आई जब 2022 के बाद स्लम में आ गई। पिछले साल से इसने पिकअप किया और इस लेवल पर पिकअप किया है कि सब हैरान हो गए हैं। मार्केट शेयर्स बढ़ गए हैं सारी गाड़ियों के, और उसकी रीज़न 2-3 है। पहली रीज़न ये है कि बैंक्स, क्योंकि पहले 70% तक या 60% तक गाड़ियाँ कॉर्पोरेट्स हो गए, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं लोग, तो वो बैंक से गाड़ी लेते थे। तो 3 मिलियन की एक कैप होती थी, जिसमें कि लोगों के लिए फिर मुश्किल हो गया गाड़ी को लेना। और गाड़ी की कीमतें आपने देखा कि करोड़, 1.5 करोड़ तक चली गई, 2.5 करोड़ तक चली गई। लोगों के लिए मुश्किल हो गया। लेकिन लास्ट ईयर के मिड से ही ऐसी बैंक में पॉलिसीज आई, बैंक ने अपने ऑटोज के टारगेट्स इतने अप कर दिए, इतनी अच्छी फैसिलिटेशंस ले आए कि एकदम से मार्केट में बूस्ट आना शुरू हो गया। उस बूस्ट की वजह से जितने बाकी OEMs थे, उन्होंने देखा कि अब गाड़ी बेचने का मौका है। जो पिछले 2 साल 1.5 साल से हम एक मुश्किल वक्त काट रहे थे, तो उन्होंने अपने प्रॉफिट मार्जिन नीचे किए और गाड़ी को अच्छी क्वालिटी में ले आए। फिर उसके बाद कंपटीशन बढ़ गया। कंपटीशन बढ़ने की वजह से जितने भी लोग पाकिस्तान में इस वक्त गाड़ियों का बिजनेस कर रहे थे, उनको ये नज़र आया कि अगर हम क्वालिटी अच्छी नहीं देंगे, प्राइस अच्छी नहीं देंगे, गाड़ी की सर्विसेज अच्छी नहीं देंगे, तो अब कंज्यूमर के पास इतनी ज़्यादा चॉइसेस आ गए हैं कि हम पीछे रह जाएंगे। तो उस कंपटीशन में मार्केट ने OEM प्रो मार्केट से वो कस्टमर बेस्ड मार्केट में मार्केट कन्वर्ट हो गई। तो ये रीज़न हुआ है। अच्छा सवाल, आम तासुर ये है कि नई आने वाली जो चीनी गाड़ियों की रीसेल वैल्यू है वो नहीं होती है, तो क्या चीनी कार कंपनीज जो हैं इस नफ्सियाती रुकावट को तोड़ रही हैं? बिल्कुल तोड़ रही हैं। आप ये देखें कि BYD पूरी वर्ल्ड में नंबर 1 पर है इस वक्त कार मैन्युफैक्चरर्स में से। चीनी है वो, ठीक है, टेस्ला को उसने मार दिया। फिर उसके बाद आप ये देखें कि ओवरऑल पाकिस्तान में आप जो भी देखेंगे, ये एक मिथ है, चाइनीज़ की मिथ है। क्वालिटी आप इस वक्त कुछ भी लें, आप जिस कुर्सी पर बैठी हुई हैं, जो फोम यूज हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, आपके इर्द गिर्द कोई भी चीज है, वो मेड इन चाइना है। बेस्ट से बेस्ट, बड़े से बड़ा डिजाइनर अपनी गाड़ी, अपना बैग, अपना जूता चाइना से बनवा रहा है। उसमें क्वालिटीज हैं 50 किस्म की, आप पे करें और वो क्वालिटी ले लें। तो इट इज नॉट अबाउट चाइनीज की, जी चाइनीज की चीजें अच्छी होती हैं, जापानीज की चीजें उससे बेहतर हैं। देखिए, हम भी तो अमेरिकन कार मार्केट से ट्रांजिशन करके जापानीज में आए, जापानीज से ट्रांजिशन करके हम साउथ कोरियन में आए, साउथ कोरियन से ट्रांजिशन करके हम चाइना में आ गए। चाइना का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी मास प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, और जो उसके पास यूनिट पर कॉस्ट आती है एक किसी भी प्रोडक्ट की, वो गाड़ी हो, वो कोई भी चीज हो, वो बहुत लो है, जिसकी वजह से वो मार्केट की, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर छाया हुआ है। कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो चाइना ने नहीं बनाया हुआ? तो इट्स अ मिथ। और जो आप कह रही हैं आफ्टर सेल्स, अच्छा सालिया, बिल्कुल ये नहीं है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, फीचर्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन मार्केट की एक डीलर्स की एक मोनोपोली है। वो जब खरीदनी हो ना, तो उन्होंने कहते हैं ये चाइनीज गाड़ी है जी, इसका तो इंजन का एतबार नहीं है, ये तो इतने साल चलता है। तो ये इस तरह के मसाइल जो हैं वो पैदा किए जाते हैं जानबूझ के। ये असल में सिर्फ साइकोलॉजिकल बातें हैं जो लोग करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में, आप चलें हम डाटा की बात करते हैं सीधा, पाकिस्तान में रेट ऑफ कन्वर्जन के जिसने ब्रांड न्यू गाड़ी लिया है, वो अपनी ब्रांड न्यू गाड़ी पहले साल बेच दे, वो 25 to 35% है। दूसरे साल में रेट ऑफ कन्वर्जन जिसका 2 साल गाड़ी रखने की होगी, उसका 50 to 60% है कि वो बेच देता है। और तीसरे साल में ऑलमोस्ट 80 to 90% है कि उसने गाड़ी बेचनी है। तो अगर आप साइकिल देखें, जो गाड़ी बिकने का है वो इतना शॉर्ट होता जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि ये ऐसी साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स हैं जो लोग अपनी रोजी रोटी बनाने के लिए करते हैं। अब मोनोपोली कोई भी नहीं रहेगी। बिग 3 के आपको पता है कि टूट गया है ना मिथ, कितना कंपटीशन आ गया। लोग देख रहे हैं वैल्यू फॉर मनी, फिर लोग देख रहे हैं यार अच्छे पैसों में अच्छा प्रोडक्ट आ रहा है, बड़ी गाड़ी आ रही है, कन्वीनियंस आ रही है, बचत आ रही है। आप ईवीज का देखें, एकदम से रुझान बचा है। आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, पिछले साल में जितनी भी SUVs बिकी हैं मार्केट में, इस साल पिछली सितंबर से दिसंबर का जो डाटा था वो अराउंड 27-28,000 था। और इस साल में जो अभी हमने स्टार्ट किया है, पहले 26 के पहले क्वार्टर में 42% की ग्रोथ है, और अराउंड 70,000 गाड़ियां आपकी बिकने लगी हैं एक क्वार्टर के अंदर।
तो आप इमेजिन करें कि चाइनीज की इनग्रेस और उसकी एक कहने को बात और है, लेकिन ऑन ग्राउंड एक्सेप्टेबिलिटी आ चुकी हुई है। सही। अच्छा, हम देखते हैं 2026 में इलेक्ट्रिक और प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियां आ रही हैं, तो क्या हमारे पास चार्जिंग का इतना वसी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो इस लोड को बर्दाश्त कर सके? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ बिजली का फुकदान बिल्कुल नहीं है। हाँ, वो लोग जो बिजली का बिल पे करते हैं उनका फुकदान आ चुका है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज कि गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर दी हैं ऑन ग्राउंड के लोग, इन्वेस्टर्स आ गए हैं चार्जिंग स्टेशंस लगाने के लिए। आपको बड़ी जल्दी बहुत एक बड़ा नेटवर्क नजर आएगा, क्योंकि लोगों ने पैसे डालने शुरू कर दिए और ये नेटवर्क डेवलप होना शुरू हो गया। आपको बहुत जल्दी ऑन ग्राउंड ये नजर आएगा। और दूसरा, लोगों और को हर नए पेट्रोल पंप पर ये शर्त भी आयद कर दी गई है कि एक चार्जिंग स्टेशन लाजमी होगा। आई एम सॉरी, हर नए लगने वाले पेट्रोल पंप पर ये शर्त आयद कर दी गई है कि एक चार्जिंग स्टेशन लाजमी होगा। बिल्कुल होना चाहिए। आप ये देखें ना कि कितनी बचत है। आप मुल्क, अगर हम एज इंडिविजुअल्स पढ़े लिखे ये सोचें कि मुल्क में हम जो इंपोर्ट करते हैं इतना पेट्रोल, उसके ऊपर कितना हमारे मुल्क को नुकसान होता है। तो वाई टू गो फॉर दैट। सोलर की प्रोविजंस हैं, गवर्नमेंट आपको इतना फैसिलिटेट कर रही है। यूनिट 39.9 40 रुपीस तक जा रहा है। सारी गवर्नमेंट्स इसके ऊपर काम कर रही हैं, तीनों गवर्नमेंट्स। तो आई वुड से कि देखे ना, एकदम से रुझान ऑल टुगेदर, जब सिस्टम कंड्यूसिव हो जाता है ना किसी भी इकोसिस्टम को बनाने के लिए, तो वो बड़ी जल्दी परवान चढ़ता है। सही। अच्छा साले, हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं गाड़ी जो है वो एक ख्वाब समझी जाती थी। एक अगर एवरेज फैमिली को हम देखें तो आम ज़बान में ज़रा नाजरीन को बताएं कि क्या गाड़ियां आने वाले दिनों में सस्ती होती दिखाई दे रही हैं, हर किसी के एक्सेस में होगी कि गाड़ी बाय कर सके? जी बिल्कुल, गाड़ियां सस्ती भी होंगी, आपको क्वालिटी भी मिलेगी, आपको उसकी वैल्यू फॉर मनी भी मिलेगी और आप बचत भी करेंगे उस सालिया, टाइम पर। बिल्कुल इसकी एक एग्जांपल तो हमारे सामने है कि जेको आई है मार्केट में और लोग जो है बड़ा उसके हवाले से बात कर रहे हैं, बुकिंग्स भी करवा रहे हैं। और लगता यूं ही है कि सेडान के कीमत में जो ये गाड़ी आ चुकी हैं, एसयूवीज आ रही हैं, ये लगता है कि रिप्लेस कर लेंगी। आपका क्या ख्याल है? आप क्या रेकमेंड करती हैं कि इस तरफ जाना चाहिए ये गाड़ी खरीदना अगर कोई चाहता है? जी बिल्कुल जाना चाहिए। मैं खुद इलेक्ट्रिक गाड़ी की यूज़र हूँ, नॉट बिकॉज कि मैं किसी भी एक कंपनी के साथ एफिलिएटेड हूँ। आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगी कि ये बहुत ज़्यादा बचत है। जो आम गाड़ी के अंदर आप फ्यूल डालते हैं ना, उस फ्यूल की एफिशिएंसी होती है 68%, क्योंकि बाकी 42% 32% वो हीट में उड़ जाता है फ्यूल, वो पूरा यूज भी नहीं होता आपकी गाड़ी में। और उस हीट प्रोडक्शन की वजह से आपकी गाड़ी के पार्ट्स की वेयर एंड टेयर बहुत ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रिक गाड़ी रखने का मतलब है कि आपकी डेप्रिसिएशन भी हाफ हो जाती है, आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी, वो हर 3000-5000 किलोमीटर के बाद ऑयल फिल्टर, ये लंबे काम, खाते, वर्कशॉप जाना, ये चीजें खत्म हो जाएंगी। तो जिंदगी देखें अभी इतनी फास्ट हो गई है कि हम लोगों को बचत भी चाहिए और कन्वीनियंस भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ये भी कह रहे होते हैं कि ये तो जनाब बस डिस्पोजेबल गाड़ी है। आई डोंट नो। देखें, इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो टेक्नोलॉजी है ना, वो वैसे ही है जैसे फोन की है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नई नई टेक्नोलॉजी आती रहेगी और पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू खत्म होती जाएगी। इट्स अ फैक्ट। बट आप जब एक इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं तो उसमें जो आप 1 डेढ़ 2 साल में बचत करते हैं, उससे आप एक दूसरी गाड़ी ले सकते हैं। अच्छा, तो अब आपको ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। अपने आप की कन्वीनियंस लाएं, बचत करें अपने लिए और कौम के लिए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बहुत शुक्रिया सालिया आपके वक्त का। और वाकई अगर इस तरह की गाड़ियाँ आएंगी तो हर किसी के एक्सेस में हो जाएंगी। आप जिस तरह से बता रहे हैं वो दिल को तसल्ली भी वैसे आप दे सकते हैं कि आपके पास एटलीस्ट गाड़ी तो है ना, आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है और माहौल भी साफ़ होगा। इन्वायरमेंटल चेंजेस हम देख रहे थे कितने ज़्यादा हो गए हैं, पेट्रोल की वजह से धुआं छोड़ती गाड़ियाँ, ये सारे मसाइल वैसे दूर हो जाएंगे। और ये जो अगर प्रॉपर्ली हम देखते थे ना, एक नेक्सस बना हुआ था मार्केट के अंदर बिग 3 का, वो तो अब दूर दूर तक नजर नहीं आता। मतलब उनकी जो गाड़ी है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, सेडान की अगर हम बात कर लें, सेडान के अंदर तो उसी की कीमत में जनाब बहुत अच्छी गाड़ी आ चुकी है। एसयूवी है, शेप भी अच्छी है, खूबसूरती है, फीचर्स भी ज्यादा हैं और लोग उसकी तरफ माइल भी। अब आप फीचर्स की बात कर रहे हैं तो बड़े बड़े फीचर्स फेस के भी होते हैं जो बदल जाते हैं और आप हैरान हो जाते हैं। और इस वक्त पूरी पाकिस्तानी अवाम में हलचल है। सियासत के ऐवानों में गर्मी हो या ना हो, सोशल मीडिया का पारा जो है इस वक्त हाई है और वजह कोई सियासी बयान नहीं है बल्कि एक चेहरा है, मरियम औरंगज़ेब, जिन्हें हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखते हैं, बड़े सख्त सवालात के जवाबात भी बड़े सख्त दे रही होती हैं। तो अब जुनैद सफदर की शादी हुई और उन्होंने ऐसे रूप में हमने देखा
कि सब दंग रह गए कि ये क्या हुआ है, वज़न कम हुआ है, क्या हुआ है, चेहरे पर इतना ग्लो आ गया है, फीचर्स सारे बिल्कुल चेंज हो गए। लोग पूछ रहे हैं ये मेकअप का कमाल है या फिर कुछ और मेकओवर है, क्या है? कल भी आप मरियम नवाज की बात कर रही थी, मैंने कहा वो तो चले एक है ही, वो तो तस्लीम शुदा है, लेकिन मरियम औरंगजेब की जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये बड़ी जबरदस्त है। सवाल उठा तो जनाब सुराग लगाने वालों की सुइयां दुबई की तरफ चली गई। सोशल मीडिया पर दुबई की डर्मेटोलॉजिस्ट का नाम गूंज रहा है जो बोटॉक्स और फिलर्स की बड़ी एक्सपर्ट मानी जाती हैं। सोशल मीडिया पर सारिफीन उस डॉक्टर का पता पूछ रहे हैं जिसने मरियम औरंगजेब की लुक को बदल कर रख दिया है। कोई इसे जनाब चमत्कार कह रहा है, कोई इसे औरत का हक कह रहा है, लेकिन सच ये है कि इस वक्त आयरन लेडी नहीं बल्कि ग्लैमरस लेडी ट्रेंड कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर, और आपको हर दूसरी तीसरी पोस्ट जो है वो मरियम औरंगजेब से रिलेटेड नजर आएगी। और इस वक्त किसी ने तो उनकी मदर से, किसी रिपोर्टर ने तो उनकी मदर से ये राज पूछ लिया, तो उन्होंने बताया कि वो चाय कॉफी वगैरह ही पी रही है, मैं तो उन्हें मना करती हूँ कि ना पिया करो तुम। तो वो कहते हैं कि कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया जी, डाइट किया है। वैसे हर किसी की अपनी अपनी राय है। मुझे ये लगता है कि जो भी ट्रीटमेंट करवाता है, बाद में मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं माजरत के साथ, ये मेरी राय है। माइट भी पॉसिबल कि उन्होंने डाइट की हो और वो इतनी स्लिम हो गई हो, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है वैसे फेस स्लिम करना। बॉडी तो स्लिम हो जाती, फेस का जो फैट है ना वो जाना बड़ा मुश्किल है। मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जॉ जो है वो शार्प हो जाए तो ये कोई ट्रीटमेंट ही मैं भी दुबई से करवाऊँ तो आपको शॉर्पनर देखें। यहाँ वक्त है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। सर्दियों का मौसम खुशगवार हवा हो, गर्म कपड़ों और सुकून की अलामत जनाब समझा भी जाता है, मगर यही मौसम बहुत से अफराद के लिए सांस की तकलीफ भी साथ लेकर आता है। नाक का बंद होना, सीने में जकड़न, सांस लेने में दुश्वारी और रात की बेचैनी, ये मसाइल सर्दियों में नुमाया तौर पर बढ़ जाते हैं। खुसूसन शहरी इलाकों में स्मॉग, फ़ज़ाई आलूदगी और घरों में जलने वाले हीटर या फिर अंगीठी सांस की नालियों को मजीद मुतासर करते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और दमे के मरीज इस मौसम में ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और इन तमाम तर मसाइल की वजह से नींद में बड़ी दुश्वारी होती है। और आखिर सर्दियों में ये मसाइल क्यों शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं और क्या दवाओं की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से, और कुदरती तरीके और देसी तरीक़ों से भी मौसर और महफूज हल मुमकिन है। आसान और आजमूदा घरेलू नुस्खों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा साहिबा। बहुत आप आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताएंगे ये सर्दियाँ जैसे ही आती हैं, सांस के मसाइल होना और हम देखते हैं सीना भी जकड़ा जाता है, नींद भी नहीं आती, जिसकी वजह से इसकी बुनियादी वजह क्या है? हाँ जी, जाहिर सी बात है, सीने में जकड़न, रेशा, बलगम, ठीक है, ये वाले सारे इश्यूज चल रहे होते हैं जिसकी वजह से फिर सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो फिर नींद जाहिर सी बात उस तरह से नहीं आती। खांस के आपके सारे मसल्स में जो है वो स्टिफनेस हो रही होती है। उसके लिए जिस तरह से आपने बच्चों की भी बात की, जैसे 4 या 5 साल के बच्चे हैं, तो चाहे 4-5 साल के बच्चे हैं, चाहे जो है वो बुज़ुर्ग हजरात है, आपने जो बांस का मुरब्बा है वो इसलिए तो सुना होगा कि वो कद को बड़ा करने के लिए अच्छा है, लेकिन आप यकीन करें कि जिन लोगों को ये मसले मसाइल इशू है ना, एक टुकड़ा बांस के मुरब्बे का अगर खाना शुरू कर देते हैं ना, वो सुबह में ले लें या शाम में या सुबह शाम ले लें, कोई नुकसान नहीं है उसका। आप यकीन करें कि वो जो बलगम है, फेफड़ों में जमी हुई रेशा, सांस लेने में दुश्वारी, वो एक पीस लेके आप नीम गर्म जो है वो दूध उसके साथ लें, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, एक बांस का मुरब्बा, इसके लिए जो है वो जो जिन्होंने यूज़ किया है, करवाया, सारी सी बात है, जो चीज़ें ये ऑर्गेनिक मेडिसिन के अलावा यूज़ कर रहे होते हैं तो फीडबैक आ रहा होता है, तो उसी हिसाब से आगे जो है वो हम आगे लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे जिस तरह से हमने बात की है कि ये वाले इशू मसले मसाइल, नींद का ना आना और मसल्स में स्टिफनेस वगैरह, रात के टाइम ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो रही होती है, उसके लिए आपने ये लिवेंडर, ठीक है, बनफशा आपको आम पंसारी की दुकान से सस्ता तरीन है, ठीक है, आप इस तरह से जो है वो बनफशा के पत्ते ले लें। इस जिस तरह से ये है, इतने से आपने 1 गिलास पानी के अंदर जो है ये इसको डालें, खोलते हुए पानी के अंदर डालना है, और 1 टुकड़ा इसके अंदर आपने मुलट्ठी का डालना है, ठीक है, मुलट्ठी का, और ये बनफशा के ये डाल के, और 2 या 3 इसके अंदर जो है ना वो आप लौंग ज्यादा नहीं डालनी, 1 या 2 टुकड़ा आपने 2 पीस इसके लौंग के डाल के इसको आपने दम के अंदर ये वाला कहवा बना लेना है, ठीक है, इसको ढांप देना है। इसकी जो भाप है वो उड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके सारे जो कंपाउंड्स हैं, जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, वो उस स्टीम के अंदर है, तो वो स्टीम के अंदर ही, और आग बंद कर देनी है। जब वो स्टीम बैठ जाए, थोड़ा सा गुनगुना ठंडा हो जाए, उसको फिर छान के, अगर तो खालिस हल्दी है, नहीं तो थोड़ी सी शक्कर डाल के, क्योंकि जो शक्कर या गुड़ है ये भी आपके लंग्स की सफाई करता है,
तो ये वाला कहवा बच्चे भी लें, बुजुर्ग भी लें, आप ये छोटे बच्चों को भी जो है वो इजीली 1 या 2 टेबल स्पून जो है वो बच्चों को नीम गरम जो है वो, आप मेडिसिन भी तो इतनी एंटीबायोटिक और इतनी खतरनाक, इतनी स्ट्रॉन्ग, जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये बिल्कुल सेफ है। रात के टाइम भी इसको जो है वो सीप ले करके पिए आप सोने से पहले, तो आप यकीन करें कि एकदम से इतनी रिलैक्सेशन फील होगी, नींद भी बहुत अच्छी आएगी और आपके जो लंग्स है, कंजेशन है, ये जो है ये ख़त्म हो जाएगी। ज़बरदस्त है। अब फिर बहुत ज़्यादा गर्म पानी का लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं नहाने के लिए, फिर हीटर्स भी चल रहे हैं, अंगीठियाँ भी चल रही हैं, सांस के भी प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, डिहाइड्रेशन भी हो रही होती है, पानी नहीं पी, इनका क्या मुतबादिल है? क्योंकि लोग चाह के भी जो है 5-6 ग्लास से ज़्यादा पानी नहीं पी पाते। हाँ जी, पानी नहीं पी पा रहे, ऊपर से फिर काफ़ी, चाय, गर्म चीज़ें, इनका जो है वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जो है वो कर रहे होते हैं। तो पानी का नेमुल बदल कोई भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हमने पानी कम पिया, हमने चाय या लिक्विड फॉर्म में ले लिया, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है जो कैफीन है ये ड्राइनेस और ज़्यादा जो है ये कर रही होती है, तो इसलिए एक पानी का जो है वो प्रॉपर इंटेक करें। भी कमी नहीं पूरी कर पा रहे होते, नहीं कर पा रहे होते। लेकिन ऑरेंज, मैं बार बार मेरे घर में जब से सर्दियां शुरू हुई हैं, पहले मौसमी थी, फिर फ्रूटर था, अब किन्नू आए हुए हैं, मीठे हो गए हैं। जी मीठे हैं, तो वो बास्केट के अंदर मैंने हर जगह पे 1-2 जगह पे डाल के रखे हुए, आते जाते जो है ना वो पकड़ा और खा लिया। तो विटामिन सी अगर आप साथ लेंगे, जो डिहाइड्रेशन, ड्राइनेस की आप अगर बात कर रहे हैं, तो अगर आप 1 या 2 किन्नू जो है वो, जैसे दोपहर का टाइम है, हल्का सा नमक लगा के अगर आप वो खाना शुरू कर देते, पानी जरूर ले, तो उसके साथ जो टैनिंग हो रही है या ड्राइनेस हो रही है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो ये सारी चीजों को विटामिन सी का डेली बेसिस का जो इंटेक है, आप देखें कि ये वाले मसले मसाइल स्किन से रिलेटेड, ड्राइनेस से रिलेटेड नहीं होंगे। अच्छा आपा, आम नज़ले में या खांसी वगैरह जो होती है, एलर्जी होती है, इसका क्या फ़र्क है और दमे का क्या फ़र्क है? दमे के अंदर जो आम नज़ला जुकाम खांसी है वो तो एक सीजनल है, ठीक है, सीजनल है। आपको फ्लू हुआ, आपका जो है वो नोज के जरिए या मुंह से रेशा निकल गया। जो दमा है वो आपके लंग्स के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा बलगम रेशा जम जाता है, बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाती है, उस पर भी फिर आप लोग एहतियात नहीं कर रहे होते। जिन लोगों को ये इशू है वो फिर ठंडी चीजें ले रहे होते हैं, ठीक है, खाने पीने में उस तरह से एहतियात नहीं बरत रहे होते। तो जिन लोगों को दमे का या इस तरह का इशू है, वो कोई भी ठंडी चीजें, ठीक है, उसके बाद ठंडा पानी खाने के साथ उस चीज को अवॉइड करें, ठीक है। नीम गर्म पानी अगर खाने के साथ भी, वैसे भी रूटीन वाइज नीम गर्म पानी, ठीक है। लंग्स के अंदर क्योंकि कंजेशन हो रही है लंग्स, तो उसके लिए आप जो है वो कोशिश करें, आपका अगर ग्रीनरी है, आपकी फ्रेश एयर है, आप सुबह के अंदर, जिन लोगों को ये खासकर दमे का इशू है, आप कम से कम 5 से 7 मिनट आप सांस जो है वो प्रॉपर ले, प्रॉपर अपने फेफड़ों के अंदर जो सांस लेने का सही तरीका कार है, नाक से सांस ले, मुंह से छोड़े। हम लोग मुंह से सांस लेते हैं, मुंह से जल्दी में सारे काम है, हम सांस भी जो है वो सही तरीके से नहीं ले रहे। तो आप नाक से जो है वो सांस लें, अपने फेफड़ों के अंदर सांस भरे और मुंह से जो है वो आप एक्सेल करें, इनहेल एक्सेल। जिन लोगों के ये इशू है, आप बिलीव करें, सिर्फ सांस लेने का ये वाला सही तरीका है कार, लेकिन फ्रेश एयर के अंदर सुबह के टाइम, ठीक है। और अगर पोप फूट रही है, ओजोन की रेज है, जो ओजोन की रेज है जिस टाइम जो है वो पोप फूट रही होती है, ठीक है, वो जो रोशनी की जो शुआएं हैं उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने शफा रखी है। तो अगर आप सुबह फजर के टाइम उठते हैं, बच्चों को ये लगवानी चाहिए जी, आप देखें बच्चों को यरकान हो जाए तो ये उसकी जो है वो रेमेडी है कि आप जो है वो बच्चे को जो है वो वाली रेज दिलवाएं, तो उसके साथ यरकान तक जो है वो खत्म हो जाता है। तो आप जो ओजोन की रेज हैं, अगर आपको मॉर्निंग वॉक आप लाजमी करें, सुबह में अगर फजर के टाइम उठते हैं, तो आप बिलीव करें ये आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए ये वाली जो रेज है इतनी ज्यादा एसेंशियल भी है और इतनी अच्छी है कि आपकी सोच है। स्मॉग, धुआं, गर्दो गुबार ये नालियों में जा चुका हुआ है। हाँ जी रच बस गया है। बल्कि इनकी सफाई किस तरह से की जा सकती है, कौन सी चीजें जो इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे बहुत फायदा हो सकता है? हाँ जी, उसके लिए जो है वो मैं बही दाने का जो है वो जिक्र आपको पता हदीस मुबारका में भी है, शफा है इसके अंदर बहुत ज्यादा। बही दाना, थोड़ा सा खाना इसका टेस्ट जो है वो बिटर होता है। बही दाने के इस तरीके से ना, ये बीज आपको पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं। आप क्या करें, रात में जो है वो कच्चे प्याले के अंदर जो है वो इसके तकरीबन 10 दाने रात को जो है वो आप पानी के अंदर भिगो दें, सुबह को उठ के इसका जो है वो आप पानी पीना शुरू कर दें, ठीक है।
बही दाने का मुरब्बा भी मिलता है। बही दाने का अगर आप मुरब्बा खाना शुरू कर देते हैं बही उसके का साथ मुरब्बा, बही का बड़ा मुरब्बा, जबरदस्त टेस्ट। वो ओवरऑल आपकी गट, आपका मिद, ओवरऑल आपकी जो है वो क्लींस करता है। सही। उसके बाद जो है वो उसके अंदर जो बहुत बहुत बेस्ट और इफेक्टिव रेमेडी है वो है हल्दी और आंवला। आंवला आप क्या करें कि 50 ग्राम अगर आंवला लिया है, 10 ग्राम उसके अंदर हल्दी और 5 ग्राम उसमें काली मिर्च, ये तीनों चीजों को मिक्स करके इसका जो है वो पाउडर आप शहद के अंदर बना के रख लें। सही। अगर आप सुबह में एक कप नीम गर्म पानी के अंदर 1 चाय की चम्मच इसको डालें और इसको आप सिप सिप करके पी लें खाली पेट, ठीक है। फिर आधे 1 घंटे बाद नाश्ता करें। आप लीव करेंगे कि जो भी इशू प्रॉब्लम, चाहे वो जोड़ों में दर्दें हैं, आपके जो है वो लिवर आपका डिटॉक्स करेगा, आपकी किडनी, आपका मैदा, ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी को जो है ये जिस तरह से धो नहीं देता, हम पार्लर में जाके जो है वो कंप्लीट फेशियल करवाते हैं, ये आपकी फुल बॉडी का जो है वो एक कंप्लीट जस्ट लाइक अ फेशियल है। सही, ज़बरदस्त आपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और बड़े ही ज़बरदस्त नुस्खे हैं। सर्दियों में जितने भी आपके हैं, हम देखते हैं दमा के जो पेशेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में, नींद में दुश्वारी होती है, तो ये सारे नुस्खे जी बहुत ही कारआमद हैं, इनको अपनाएं और अपनी ज़िंदगी को जितनी भी आसान अंदर की बनाएं। इम्प्योरिटीज हैं आपकी वो सारी धुल जाएंगी और आप बड़ा अच्छा और लाइट फील करेंगे। तो जनाब ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इजाजत लेते हैं, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।